फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 3 डिसीजंस होते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 3 डिसीजंस होते हैं, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड। और यही 3 डिसीजन डिसाइड करते हैं कि हमारे फर्म का वैल्यू क्या होगा। यानी कि इनमें अगर हम अप्रोप्रिएट तरीके से तीनों डिसीजंस को लेते हैं तो फर्म का वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमाइज होता है। और अगर यहाँ गलतियाँ करेंगे तो फर्म का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। सो दैट वाज द आइडिया ना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मैक्सिमाइज वेल्थ। अगर हमने वेल्थ को मैक्सिमाइज किया तो वैल्यू ऑफ फर्म क्या होगा, मैक्सिमाइज होगा। और अगर वैल्यू ऑफ फर्म मैक्सिमाइज हुआ तो नो डाउट क्या मैक्सिमाइज होगा, एमपीएस मैक्सिमाइज होगा, एमपीएस मैक्सिमाइज होगा। तो जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं दे विल गेट व्हाट, बेनिफिटेड। तो यही इसी ऑब्जेक्टिव से हम सारा काम करते हैं। और इसी ऑब्जेक्टिव से वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए, वैल्यू ऑफ फर्म को मैक्सिमाइज करने के लिए, एमपीएस को मैक्सिमाइज करने के लिए वी टेक डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। और यही तीनों डिसीजन मिलकर हमारे फर्म के वैल्यू को क्या करेगा, डिसाइड करेगा। बड़ा बेसिक चीज़ है, वी ऑलरेडी नो। अगर हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात करें तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन को ही दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, कैपिटल बस्टिंग, है ना। हमने पहले भी डिस्कशन किया था कि ऐसा इसलिए कहते हैं बिकॉज इन दिस we will be doing budgeting for capital and since investment decision has all features of budget, that is why it is called as capital budgeting, इसीलिए इसको capital budgeting बुलाया जाता है। So अपन क्या कहते हैं, देखो हम कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है क्या डिसाइड करना कि we have sources of fund। और जब हम किसी भी सोर्सेज से फंड को प्रोक्योर करते हैं तो अपना टारगेट क्या होता है, क्या रिटर्न शुड बी ग्रेटर दैन द कॉस्ट, रिटर्न शुड बी ग्रेटर दैन द कॉस्ट। बट व्हाट इंपॉर्टेंट इज कि ये जो फंड हमने प्रोक्योर किया है, इस फंड को हम किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं। तो वन इज प्रोक्योरमेंट, वन इज यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। तो दो ही एस्पेक्ट होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, इसको इग्नोर करो। देखो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर कंसर्न्ड विद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। इन्वेस्टमेंट डिसीजन किस चीज से कंसर्न्ड है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड से कंसर्न्ड है कि फंड का हम सही तरह से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे करें ताकि हम अपने वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकें। और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन बहुत क्रिटिकल है बिकॉज दिस इज अ लिमिटेड रिसोर्स। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड फंड आपके पास अवेलेबल है, आप किसी भी प्रोजेक्ट में लगाओ, लॉस करो, प्रॉफिट करो, फर्क नहीं पड़ता। हम बोलेंगे डेफिनेटली फर्क होगा। सो वी हैव टू यूटिलाइज फंड ऑप्टिमली। ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ फंड का मतलब क्या हुआ, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ फंड का मतलब हुआ कि हम क्या करेंगे, वी विल बी एबल टू जनरेट मैक्सिमम रिटर्न। हम क्या जनरेट कर पाएंगे, मैक्सिमम रिटर्न। या फिर हम कहते हैं कि हमारा एनपीवी क्या रहेगा, हाई पॉजिटिव। हमारा एनपीवी क्या रहेगा, हाई पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, हम अच्छी तरह से फंड को यूटिलाइज कर रहे हैं। और अगर हमने फंड को अच्छी तरह से यूटिलाइज किया, वी विल बी एबल टू मैक्सिमाइज आवर वेल्थ। तो किस तरह के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, हम बोलेंगे सर वो डिपेंड करेगा whether that project is favorable or not, whether we will be able to utilize our fund or in proper manner or not। क्या क्या होता है, देखो क्या क्या करते हैं इसमें। पहले तो आइडेंटिफाई कर लिया इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट को, फिर हमने एस्टिमेट किया और इवेल्युएट किया कैश फ्लो को। और हम जानते हैं इंक्रीमेंटल कैश फ्लो लेते हैं, पोस्ट टैक्स लेते हैं। क्या लेते हैं, इंक्रीमेंटल कैश फ्लो, इंक्रीमेंटल पोस्ट टैक्स। अच्छा क्या होता है इंक्रीमेंटल पोस्ट टैक्स, हमने क्या कहा था कि जो एग्जिस्टिंग कैश फ्लो है उस पे प्रोजेक्ट की वजह से जो कैश फ्लो ऐड हो रहा है दैट विल बी कंसीडर्ड एंड दैट कैश फ्लो विल बी कंसीडर्ड व्हाट, पोस्ट टैक्स। एंड सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट, सिलेक्शन किस आधार पे करते हैं, रिटर्न के आधार पे, है ना। और किसको मैक्सिमाइज करने के लिए, वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए। तो हमारा सिलेक्शन के क्राइटेरिया ऐसा क्राइटेरिया होगा कि हम ऐसे प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेंगे जो प्रोजेक्ट हमारे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में हमारे को क्या करे, हेल्प करे या सपोर्ट करे। तो 3 स्टेप हो गए ना, आइडेंटिफिकेशन, एस्टिमेशन एंड selection। Identification of investment project, estimation of cash flow and evaluation of cash flow and selection of the project, right? So what is the procedure of capital busting? हमने क्या कहा, 3 स्टेप है हमारे पास। देखो स्टेप 1 में क्या कह रहे हैं हम, एस्टिमेशन ऑफ कैश फ्लो। तो अगर प्रोसीजर ऑफ कैपिटल बस्टिंग की बात करें तो पहला स्टेप क्या है हमारे पास, एस्टिमेशन ऑफ कैश फ्लो ओवर एंटायर लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट। जितने साल का प्रोजेक्ट है हमारा, उस प्रोजेक्ट के पूरे लाइफ पे हम क्या करते हैं, कैश फ्लो को एस्टिमेट करते हैं। ये जो कैश फ्लो का एस्टिमेशन होगा ये पोस्ट टैक्स होगा, क्या होगा, पोस्ट टैक्स होगा, राइट। एंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज कि अगर हम कैश फ्लो को एस्टिमेट करने की बात करते हैं तो कैश फ्लो कितने तरह के हमारे पास, 2 तरह के। वन इज कैश इनफ्लोज, वन इज कैश आउटफ्लोज, बोथ विल बी कंसिडर्ड पोस्ट टैक्स। जब हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात करते हैं तो इसमें हम जानते हैं कि जो मेरा इनिशियल ईयर है या जो मैं कहूँ करंट ईयर है, करंट ईयर का मतलब 0 ईयर, तो करंट ईयर में मेरा क्या होता है, आउटफ्लो। एंड सब्सिक्वेंट ईयर में मेरा क्या होता है, इनफ्लो। सब्सिक्वेंट ईयर में क्या होगा, इनफ्लोज। तो हमें क्या करना है, आउटफ्लोज एंड इनफ्लोज दोनों को क्या
दोनों का एस्टिमेशन हमारे को यहाँ करना होगा ना। इट इज सेड दैट द एस्टिमेशन इज अ टफ टास्क। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स विल गिव यू डिफरेंट फिगर्स, उसके आधार पे आप क्या करोगे, यू विल बी एबल टू डू दिस। जैसे हम कहते हैं कैपिटल आउटलेज आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट से मिलेगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको प्रोडक्शन से पता चलेगा, टैक्स एंड इंटरेस्ट बर्डन आपको फाइनेंशियल एक्सपर्ट से पता चलेगा। तो आपको हर एक डिफरेंट डिपार्टमेंट से आपको फिगर्स मिलेंगे, उसके आधार पे यू विल बी एबल टू डू दिस एस्टिमेशन। एस्टिमेशन ऑफ कैश फ्लो इज अ डिफिकल्ट टास्क और इसीलिए गलतियां भी होती हैं, इसीलिए गलतियां भी होती हैं, राइट। सो पहला स्टेप क्या हो गया, एस्टिमेशन ऑफ कैश फ्लो। कैसे? पोस्ट टैक्स कैश फ्लो मतलब इनफ्लो एंड आउटफ्लो। जीरोथ ईयर में क्या है, आउटफ्लो, सब्सिक्वेंटली हमारे पास क्या है, इनफ्लो, राइट। So this is the illustration, yeah, this is the diagrammatic representation कह सकते हैं हम। देखो ये हमारा 0 ईयर है, ठीक है। कितने साल का प्रोजेक्ट है, 5 साल का प्रोजेक्ट है हमारे पास। सो 1 2 3 4 5, राइट। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल इज 5 इयर्स। इनिशियल कैश फ्लो हमारे पास कितने का है, 2 लाख का। इसका मतलब ये मेरा क्या है, ये मेरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। तो दिस इज माई इनिशियल इन्वेस्टमेंट। और ये जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया जाता है ये किस में किया जाता है, These are done for assets। ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमने किस में किया, एसेट में किया। अब ये जो मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, दिस इज फॉर अस, दिस इज आउटफ्लो। तो ये क्या होगा, मेरा माइनस होगा। उसके बाद देखो हम हर एक साल क्या दे रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है, वी आर गेटिंग सम रिटर्न। तो हर एक साल हमें 10,000 15,000 40,000 30,000 का हमारे को रिटर्न मिल रहा है। सो दिस इज माई ऑपरेटिंग कैश फ्लो। ये मेरा क्या हो गया, ऑपरेटिंग कैश फ्लो और इंटरिम कैश फ्लो। तो इंटरिम या सब्सिक्वेंट, तीनों नाम एक के लिए, ऑपरेटिंग, इंटरिम या सब्सिक्वेंट। ये हमारे क्या हो गए, कैश फ्लो। अब ये यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, दैट टोटली डिपेंड्स। टर्मिनल ईयर पे हमारे को 2 कंपोनेंट आएंगे। एक तो हमारा क्या आ जाएगा, ये जो आप क्या कह रहे थे, जो हमारा फ्लो चल रहा था किसका, हमारे कैश फ्लो का, राइट। और दूसरा, अगर हम यहाँ के एसेट को यहाँ क्या करते हैं, बेचते हैं, तो इन दैट केस वी मे गेट सम अमाउंट, राइट। तो इन दिस केस हमारा ये क्या आता है, टर्मिनल वैल्यू आता है। तो कितने कंपोनेंट्स हो गए अगर टेक्निकली देखा जाए तो, 3 कंपोनेंट हो गए। पहला कंपोनेंट क्या हो गया, इनिशियल फ्लो। दूसरा कंपोनेंट क्या हो गया, सब्सिक्वेंट फ्लो। तीसरा कंपोनेंट क्या हो गया, टर्मिनल। इनिशियल, सब्सिक्वेंट एंड टर्मिनल। स्टेप 2, वंस वी हैव एस्टिमेटेड द कैश फ्लो, हम कहाँ जाते हैं, स्टेप 2 पे, इवेलुएट ईच ऑल्टरनेटिव यूजिंग डिसीजन क्राइटेरियाज। एंड देन लास्ट में क्या करेंगे, डिटरमाइन मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और WACC यूज्ड एज डिस्काउंट रेट। तो अब मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करो, उसके आधार पे आप क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। कितने स्टेप का हो गया बालक, 3 स्टेप का ना। पहले स्टेप में एस्टिमेट किया किसको, कैश फ्लो को। दूसरे स्टेप में क्या किया, प्रोजेक्ट को इवेलुएट किया। और तीसरे स्टेप में हमने मिनिमम रिक्वायर्ड रेट का इस्तेमाल किया। अब जरा गौर करना, इसी काम को करने के लिए हमारे को 2 सेक्शंस में वी हैव टू कवर, राइट। एक तो सबसे पहले हमें क्या सीखना है, सेक्शन 1 में एस्टिमेशन ऑफ कैश फ्लो, हाउ दे हैव प्लेस्ड इन आवर स्टडी मैट। एस्टिमेशन ऑफ कैश फ्लो, कि कैश फ्लो का एस्टिमेशन कैसे करें। और आपको पता है 3 कंपोनेंट है, लेकिन 3 कंपोनेंट इतना आसान नहीं होगा। इसलिए आसान नहीं होगा कि 2-3 आइटम ऐसे हैं जो आपको कंसिडर करना होगा। जैसे एक आइटम है वर्किंग कैपिटल, एक आइटम है कैपिटल गेन या लॉस, राइट। तो आपको इसका एडजस्टमेंट करना होगा, जिसकी वजह से कैलकुलेशंस आपको ध्यान में रखना होगा। सो एस्टिमेशन ऑफ कैश फ्लो, द फर्स्ट सेक्शन। सेकंड सेक्शन में हमारे पास है कैपिटल बस्टिंग टेक्निक्स। देयर आर मेनी टेक्निक्स, तो टेक्निक्स पढ़ना है और कैश फ्लो की एस्टिमेशन को समझना है, राइट। तो जरा देखो, पहला क्या है हमारे पास, एस्टिमेशन ऑफ प्रोजेक्ट कैश फ्लो। कितने कैटेगरीज हैं कैश फ्लो के, 3, इनिशियल, इंटरिम एंड टर्मिनल। इनिशियल, इंटरिम एंड टर्मिनल, राइट। और किसी भी प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि देयर में बी 2 सिचुएशंस। एक तो हो सकता है कि न्यू प्रोजेक्ट हो कंप्लीटली, जहां कोई प्रायर एसेट ना हो, और एक है कि ओल्ड मशीन को हमने बेचा और न्यू मशीन को हमने क्या किया, लगाया। तो अगर बिल्कुल ही न्यू प्रोजेक्ट है, कोई प्रायर एसेट नहीं है, और अगर ओल्ड मशीन को बेच के न्यू मशीन लगाया, तो दोनों के कैश फ्लो में फर्क आ जाएगा। क्योंकि जब हम ओल्ड मशीन को बेचेंगे तो जो सैल्वेज वैल्यू होगा वो मेरे लिए इनफ्लो हो जाएगा, वो मेरे लिए इनफ्लो हो जाएगा। लेकिन जो न्यू मशीन का कॉस्ट होगा वो मेरे लिए आउटफ्लो हो जाएगा,
मेरे लिए आउटफ्लो हो जाएगा। सो हमारे पास दो सिचुएशंस हो सकते हैं। कितने सिचुएशंस? दो सिचुएशंस। क्या क्या कहा हमने? या तो कोई प्रायर एसेट नहीं है, या फिर पुराने मशीन को बेच के हमें क्या करना है? न्यू मशीन्स को लगाना है। हमने साथ साथ ये भी समझा था कि किसी भी प्रोजेक्ट को करने से पहले अगर हमने कंसल्टेंसी वगैरह ली थी और हमने कंसल्टेंट को कुछ पे किया था, सर्वे किया था, रिसर्च किया था, कुछ भी किया था, तो वो पैसा हमारे कैश फ्लो में इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि वो प्रोजेक्ट का कॉस्ट नहीं था। इसको क्या, कौन सा कॉस्ट बोला था हमने? संक कॉस्ट। संक कॉस्ट वॉन्ट बी कंसीडर्ड। संक कॉस्ट हम कंसीडर नहीं करते। तो पहला हो गया इनिशियल कैश फ्लो, दूसरा इंटरिम, तीसरा टर्मिनल। अब पहले को देखो जरा, इनिशियल कैश फ्लो, राइट, या इसको हम कह सकते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल कैश फ्लो या इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब जरा गौर करो इसको, इनिशियल कैश फ्लो या इनिशियल इन्वेस्टमेंट में हमारे पास क्या क्या आइटम होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि अगर हम इनिशियल कैश फ्लो या इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट। जो नया मशीन मैंने लगाया उसका क्या कॉस्ट था, ये मेरा क्या होगा? आउटफ्लो होगा। और 0 ईयर पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेरा आउटफ्लो ही है। ये मेरा क्या है? आउटफ्लो ही है, राइट। तो अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट में क्या हो गया? तो सबसे पहले हमने कहा सर कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ मशीन। तो जो मेरा एसेट या मशीन का जो कॉस्ट था, वो कॉस्ट हमने क्या किया? लेके आ गए। अब हम कहते हैं कि ये जो, अगर मेरे पास कोई मशीन है तो जाहिर सी बात है इस मशीन को मेरे को इंस्टॉल भी करना होगा। तो हम कहते हैं रूल बड़ा सिंपल है सर, कोई भी कॉस्ट जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है उसको हम कंसीडर करेंगे। कोई भी एक्सपेंस जो प्रोजेक्ट का एक्सपेंस है उसको हम कंसीडर करेंगे। अगर इस मशीन को इंस्टॉल करने में, इस मशीन को सेटअप करने में जो कॉस्ट आएगा, वो कॉस्ट भी हमें इंक्लूड करना होगा। संक कॉस्ट का मतलब हमने क्या कहा कि सपोज हमारे को कोई, मान लो प्रोडक्ट लॉन्च करना है मुझे, ठीक है। मेरे पास दो ऑप्शन है, प्रोडक्ट लॉन्च करना है या फिर मैं मार्केट डेवलपमेंट कर सकता हूँ। दो स्ट्रेटेजिकल अल्टरनेटिव्स हैं आपके पास। अब आपने क्या किया कि फॉर दैट पर्पस कि मार्केट का क्या सिचुएशन है, उसके लिए आपने कुछ रिसर्च सर्वे वगैरह कराया, राइट। तो वो जो रिसर्च सर्वे कराया वो क्या है? वो संक कॉस्ट है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट का कॉस्ट नहीं है, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट को क्या किया हमने? ऐड कर दिया। देखो, कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट प्लस सेटअप कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स प्लस सेटअप कॉस्ट। अब हमने क्या कहा था कि दो सिचुएशन हो सकते हैं। अभी हमने क्या कहा था? दो सिचुएशन हो सकते हैं। पहला सिचुएशन है जब हमारे पास कंप्लीटली क्या हो? न्यू प्रोजेक्ट हो। दूसरा सिचुएशन है जब हम ओल्ड बेच रहे हो और न्यू को इंप्लीमेंट कर रहे हो, राइट, रिप्लेसमेंट कह दे। तो अब देखो क्या हुआ, अगर मेरे पास ओल्ड हमने बेचा, हम दोनों को एक साथ लेके चल रहे हैं, जो वैल्यू होगा क्वेश्चन में अकॉर्डिंगली क्या करना? स्टेटमेंट बना देना। अगर हमने पुराने को बेचा, तो पुराने को अगर मैंने बेचा तो ये तो मेरे लिए इनफ्लो हुआ, ये मेरे लिए इनफ्लो हो गया। और अगर ये मेरे लिए इनफ्लो हुआ तो 0 ईयर पे हम इसको कैसे ट्रीट करें? इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे हम इसको कैसे ट्रीट करें? तो क्या बोलेंगे इसको? अपन क्या करेंगे? माइनस, ये क्या हो जाएगा मेरा? माइनस, राइट। सो कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट प्लस सेटअप कॉस्ट माइनस सेल प्राइस ऑफ ओल्ड एसेट। कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट प्लस सेटअप कॉस्ट माइनस सेल प्राइस ऑफ ओल्ड एसेट। जब हमने ओल्ड एसेट को बेचा तो क्या अप्रिशिएटेड वैल्यू पे बेचा या कम में बिका? तो दोनों सिचुएशन हो सकता है ना। तो वी कैन हैव कैपिटल गेन और वी कैन हैव कैपिटल लॉस। अब जरा देखो कि अगर हम कहते हैं कि अगर गेन हुआ, अगर कैपिटल गेन हुआ तो मेरे को टैक्स भरना पड़ेगा, तो ये टैक्स मेरे लिए क्या हो जाएगा? आउटफ्लो। लेकिन अगर मेरा कैपिटल लॉस हुआ तो इसका मतलब मेरा टैक्स का क्या होगा? सेविंग होगा। ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? इनफ्लो। इनफ्लो को क्या करते हैं? माइनस। आउटफ्लो को क्या कर देंगे? प्लस। तो टैक्स ऑन कैपिटल गेन, कैपिटल गेन पे जो टैक्स है मेरा, राइट। और हमने क्या कह रहा है? टैक्स सेविंग ऑन कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस पे जो मेरा टैक्स सेविंग है, राइट, दैट विल बी व्हाट? टैक्स ऑन कैपिटल गेन। ये मेरा क्या होगा? आउटफ्लो। इसको हमने क्या किया? प्लस। और टैक्स सेविंग को क्या कर दिया? माइनस, क्योंकि ये मेरा क्या होगा? इनफ्लो और ये मेरा क्या होगा? आउटफ्लो, ठीक है।
तो बताओ कितने एलिमेंट्स आगे हमने क्या कहा, दो सिचुएशन हो सकते हैं, या तो न्यू असेट हो या हम पुराने मशीन को बेच के नया मशीन लेके आए, दो ही तरह के हमारे को सिचुएशंस मिल सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि जो मेरा कॉस्ट ऑफ मशीन है वो लेके आएंगे, उसमें ऐड कर देंगे, अगर कोई इंस्टॉलेशन और सेटअप कॉस्ट है तो उसको ऐड कर दिया, फिर हमने जो मशीन बेचा उससे जो अमाउंट आया उसको इसमें से माइनस कर देंगे, फिर हम देखेंगे कि हमारे को कैपिटल गेन हुआ या कैपिटल लॉस हुआ। अगर हमारे को कैपिटल गेन हुआ तो हमें टैक्स पे करना होगा, राइट, और अगर हमारे को कैपिटल लॉस हुआ तो हमारी सेविंग होगी, लॉस हुआ तो सेविंग होगी तो माइनस हो जाएगा, है ना, और अगर हमने पे करना पड़ गया तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, राइट। सो इस तरह से हमारा इनिशियल ईयर का दोनों सिचुएशन का हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्या इंपॉर्टेंट है, हम जानते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को जब हम इनिशिएट करते हैं, तो शुरू में हमें वी हैव टू कीप प्रोविजन ऑफ वर्किंग कैपिटल, हमारे को वर्किंग कैपिटल शुरू में लेके आना होता है। तो हमने क्या कहा, एडिशनल वर्किंग कैपिटल विल बी एडेड, ये तो आउटफ्लो है मेरा, तो एडिशनल वर्किंग कैपिटल को हमने क्या कर दिया, यहाँ ऐड कर दिया। तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक का जो आपके जो आइटम्स है ना, इन्हीं आइटम्स के आधार पे आप क्या कर सकते हैं, 0 ईयर के कॉस्ट को बड़ी इजीली कैश फ्लो को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज माय इनिशियल ईयर, राइट। ऑपरेटिंग कैश फ्लो और इंटरिम कैश फ्लो, अगर हम ऑपरेटिंग कैश फ्लो और इंटरिम कैश फ्लो की बात करते हैं, 4 साल का मेरा प्रोजेक्ट था, तो 0 ईयर पे मेरा इनिशियल कैश फ्लो हुआ, 1 to 4 ईयर में मेरा क्या हो गया, ऑपरेटिंग कैश फ्लो या इंटरिम कैश फ्लो हो गया। तो अपन क्या कहते हैं, 0 ईयर पे, और उसके बाद कहते हैं 1 to n ईयर पे, और फिर कहते हैं nth ईयर पे। दिस इज हाउ वी सी द कैश फ्लो, दिस इज हाउ वी आइडेंटिफाई एंड एस्टिमेट द कैश फ्लो। सो 1 to 4 ईयर की अगर हम बात करें तो यहां होगा इनफ्लो, 0 ईयर में मेरा क्या था, आउटफ्लो था, इधर क्या होगा, इनफ्लो। नाउ देयर आर 2 मेथड्स टू कैलकुलेट। अब यहां 2 तरीके होते हैं कैलकुलेट करने के। देखो, एक है हमारे पास डायरेक्ट मेथड और एक है हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड का मतलब बेसिकली क्या है, इनडायरेक्ट मेथड में यू नेट प्रॉफिट विल बी गिवन। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होगा, नेट प्रॉफिट गिवन होगा, और जब नेट प्रॉफिट गिवन होगा तो हमारा ट्रीटमेंट, हमारा काम करने का तरीका क्या होगा, अलग होगा। सो P&L का रेफरेंस होगा, नेट प्रॉफिट विल बी गिवन, तो कैलकुलेशन अलग होगा। और जो हमारा डायरेक्ट मेथड है, इन दैट मेथड व्हाट वी हैव टू डू इज कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या आ गया, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन में से हमने डेप्रिसिएशन को क्या किया, माइनस कर दिया, फिर लेके आए किसको, टैक्स को, और फिर डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर दिया, राइट। और फिर हमारे पास क्या है, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको हम क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको हम माइनस कर सकते हैं। जरा ध्यान देना है इस पर फिर से। अगर हमारे पास, हमने क्या, इनडायरेक्ट मेथड में क्या है कि अगर क्या गिवन हो, नेट प्रॉफिट गिवन हो, अगर नेट प्रॉफिट गिवन है तो नेट प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन। व्हाई वी आर सेइंग नेट प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन, क्योंकि नेट प्रॉफिट का मतलब है कि डेप्रिसिएशन हटा के मेरे को क्या मिला हुआ है, नेट प्रॉफिट मिला हुआ है, तो हमें डेप्रिसिएशन को क्या करना होगा, ऐड बैक करना होगा। क्यों ये डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करते हैं, नॉन कैश एक्सपेंसेस, दिस इज अ नॉन कैश एक्सपेंसेस, और हमें इसी को क्या करना होगा, ऐड बैक करना होगा, प्लस इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स and minus capital expenditure. What is this capital expenditure? If any, याद करो हमने क्या कहा था कि आपका subsequent year में भी there may be investment of some additional investment may be there. याद आया? हाँ, हम क्या कहते हैं, अगर हो तो, मतलब ये सब कंडीशनल है। याद करो, ऊपर वाले में भी क्या कहा था, कैपिटल गेन कैपिटल लॉस क्या था, कंडीशनल था, अगर होगा तो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर कोई है तो। डेप्रिसिएशन को हमें क्या करना होता है, ऐड बैक हमें करना होगा। और हमारे पास अगर हम इनडायरेक्ट मेथड की बात करें तो हम क्या कह रहे हैं कि सर हमारे पास स्ट्रेट अवे क्या गिवन होगा, नेट प्रॉफिट, हमें नेट प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन को ऐड करना है, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स को ऐड करना है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर को माइनस कर देना है, राइट।
अब इसको यहाँ देखने की जरूरत है क्या, मैं देखो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट, ईबीआईटी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्स माइनस ईएटी। एंड ये जो मेरा इंटरेस्ट है इसको हमें ट्रीट करना होता है इंटरेस्ट वन माइनस टैक्सेस। इसी इंटरेस्ट माइनस वन माइनस टैक्सेस को हमने यहाँ क्या किया, ऐड किया, और डेप्रिसिएशन को क्या कर दिया, ऐड बैक कर दिया, क्योंकि जो मेरा नेट प्रॉफिट है वो आफ्टर डेप्रिसिएशन है, आफ्टर टैक्सेस है, राइट। तो अगर यहाँ होगा तो उल्टा जाना होगा हमें, राइट। अब जरा देखना, अगर रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 CR का है ना, इस एग्जांपल को एक बार ध्यान से देख लो। अगर रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट है जो 1 CR का है और जो फंड अवेलेबल है वो 50 लाख का है, तो आपने 50 लाख का फंड बॉरो किया 8% पे, तो आपका 1 करोड़ पूरा हुआ। सवाल मेरा ये था कि ये जो 8% का जो मेरा इंटरेस्ट बनेगा, तो क्या मैं इसको कैश फ्लो में लेके आऊंगा? ध्यान से समझो, याद रखना। हमने कहा 1 करोड़ का मेरा प्रोजेक्ट था, 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होना है, रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का है, मेरे पास फंड अवेलेबल 50 लाख का है, तो 50 लाख में बोरो करूंगा। हमने 50 लाख रुपये 8% पे बोरो किया, तो अब ये जो 8%, जो 50 लाख का जो 8% है, तो क्या इसको मैं कैश फ्लो में लेके आऊं? तो अब आप बोल रहे हैं मत लाओ, आप नहीं लाओगे। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? क्योंकि याद करो, हमने एक सिंपल सा फॉर्मूला बनाया था कि जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट होगा वही प्रोजेक्ट पे कैलकुलेट होगा, जो प्रोजेक्ट का बेनिफिट होगा वही प्रोजेक्ट पे कैलकुलेट होगा। सम कॉस्ट को आपने क्यों बाहर किया था? आखिर वो रिसर्च तो आपने उसी प्रोजेक्ट के लिए किया था ना, तो भी आपने बाहर कर दिया। क्यों? क्योंकि आपने कहा था कि सर संक कॉस्ट प्रोजेक्ट का कॉस्ट नहीं है, आपने कंसल्टेंट को पैसा दिया है, वो प्रोजेक्ट का कॉस्ट नहीं है, ये आपके फाइनेंशियल चार्जेस हैं, ये आपके फाइनेंस का कॉस्ट है, ये आपके प्रोजेक्ट का कॉस्ट नहीं है। समझ में आ रही है बात? ये जो 8% है ये किस चीज का कॉस्ट है? आपका, आपके फाइनेंस का कॉस्ट है। ये आपके पास अगर 1 करोड़ होता तो ये नहीं होता, तो ये आपके फाइनेंस का कॉस्ट है। सो इट इज नॉट द वीकनेस ऑफ द प्रोजेक्ट, इट इज नॉट द वीकनेस ऑफ द प्रोजेक्ट, इट इज इशूड रिलेटेड विद फाइनेंस। ये फाइनेंस का इशू है, इसका प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, एंड हेंस नॉट इंक्लूडेड इन कैश फ्लो, इसलिए कैश फ्लो में इंक्लूड नहीं होगा। उसके बाद आता है टर्मिनल कैश फ्लो। टर्मिनल कैश फ्लो मेरा क्या हो गया, 5th ईयर मतलब nth ईयर। टर्मिनल कैश फ्लो इज यूजुअली पॉजिटिव। सेल ऑफ एसेट, जो हमने नया वाला खरीदा था, पुराना वाले को तो हम बेच चुके हैं पहले ही, तो जो नया वाला हमारे पास एसेट था उसका लाइफ पूरा हो गया, हमने उसको क्या किया, बेचा। अब अगर हमने उसको बेचा तो 2 सिचुएशन फिर से खड़े हो सकते हैं, कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस, कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस। अच्छा देखो, हमने जो एसेट को बेचा, नए एसेट को बेचा, इस पे अगर मुझे गेन हो रहा है, तो गेन हो रहा है तो टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा तो माइनस कर देंगे, राइट। और अगर इस पे मेरे को लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है तो टैक्स का क्या होगा, सेविंग होगा, और टैक्स का सेविंग होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस टैक्स ऑन कैपिटल गेन प्लस टैक्स सेविंग ऑन कैपिटल लॉस। आप नोटिस करो उल्टा हो गया, होगा ना उल्टा, क्योंकि वहां क्या था, इनिशियल ईयर में आउटफ्लो था, इनिशियल ईयर में आउटफ्लो था, तो वहां आउटफ्लो को ऐड करना था, इनफ्लो को माइनस करना था, जबकि टर्मिनल ईयर में क्या है, इनफ्लो है, तो यहाँ इनफ्लो को ऐड करना है, आउटफ्लो को माइनस करना है, तो यहाँ उल्टा हो जाएगा। और प्लस वर्किंग कैपिटल, जो भी वर्किंग कैपिटल हमने क्या किया हो, रिकवर किया हो, जो भी वर्किंग कैपिटल हमने रिकवर किया हो, दैट विल बी एडेड, राइट। सो दिस इज हाउ वी एस्टिमेट द कैश फ्लो। तो कितने कंपोनेंट है हमारे पास, 3 कंपोनेंट है। कितने कंपोनेंट है, 3। देखो ये क्या कह रहा है, इवैल्यूएट परचेज न्यू मशीन। एक नया मशीन है, 1 लाख का प्राइस है इसका, इकोनॉमिक लाइफ 4 साल का है, ठीक है। ईबीडीटी आपका गिवन है 45,000, 30,000, 25,000, 35,000, टैक्स रेट है 20%, ठीक है। अब क्या कह रहा है हमसे कि भाई बताओ कि हमारे को किस तरह से इस पर डिसीजन लेना है या नहीं लेना है। तो अब क्या करना होगा हमें, डेप्रिसिएशन विल हैव टू फाइंड आउट। सैलरीज वैल्यू है 0, सैलरीज वैल्यू क्या है 0। अगर सैलरीज वैल्यू 0 है तो डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, 1 लाख माइनस 0/4, तो 25,000 का क्या हो गया मेरा डेप्रिसिएशन हो गया, 25,000 का मेरा डेप्रिसिएशन हो गया। तो देखो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईबीडीटी कितना ही है, 45,000, 30,000, 25,000, 35,000 लेस डेप्रिसिएशन, 25,000 रुपया क्या हुआ, माइनस हुआ। ईबीटी मिल गया मेरे को 20,000, 5,000, इधर 0, इधर 10,000। आपने सॉल्व किया हुआ है, याद होगा।
फिर हमने क्या किया, टैक्स हटाया, कितना परसेंट, 20%, 4,000, 1,000, 2,000, ईएटी मिल गया 16,000, 4,000, 0 एंड 8,000 प्लस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, एड बैक हो जाएगा। डेप्रिसिएशन को हमने ऐड बैक किया, सो वी गेट 25,000, 25,000, 25,000, 25,000। नेट कैश फ्लो हमारा कितना हो गया, 41, 29, 25 एंड 33। राइट, तो किसको करेंगे, इसको करेंगे। बड़ा सिंपल से हमने क्या कहा कि सर डेप्रिसिएशन हम हटाएंगे, पहले टैक्स हटा देंगे और बाद में डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर देंगे। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, राइट। राइट, एक बार फिर से देखो क्या क्या कहा हमने, ये समराइज्ड है, जस्ट हैव अ लुक। हमने क्या कहा, पहला स्टेप क्या होता है, कैश फ्लो को एस्टिमेट करो। कितने तरह का कैश फ्लो, इनफ्लो एंड आउटफ्लो, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें तो कितने कंपोनेंट होते हैं कैश फ्लो के, 3। पहला क्या हो गया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, फिर ऑपरेटिंग कैश फ्लो, फिर टर्मिनल कैश फ्लो। ठीक है, अब हमने क्या कहा था कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कॉस्ट, जो फिक्स एसेट का कॉस्ट था, प्लस इंस्टॉलेशन का जो कॉस्ट था, माइनस सेल प्राइस ऑफ ओल्ड एसेट, प्लस टैक्स ऑन कैपिटल गेन, माइनस टैक्स ऑन कैपिटल लेस, प्लस एडिशनल वर्किंग कैपिटल, एडिशनल वर्किंग कैपिटल। सेकंड आते हैं, अगर हमने क्या कहा, अगर हम सब्सिक्वेंट ईयर की बात करें तो 2 मेथड हो सकते हैं, नेट प्रॉफिट से कर सकते हैं और सेल से कर सकते हैं, राइट, दोनों से कर सकते हैं। और अगर हम टर्मिनल पे गए तो सेल प्राइस ऑफ न्यू एसेट माइनस टैक्स ऑन कैपिटल गेन को इस पर माइनस करेंगे और टैक्स ऑन कैपिटल लॉस को प्लस करेंगे, वर्किंग कैपिटल की क्या हो जाएगी, रिकवरी हो जाएगी। तो इन दिस वे वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई आवर व्हाट, एंटायर कैश फ्लो। टर्मिनल कैश फ्लो इज पॉजिटिव। हमने क्या कहा था, इट इज यूजुअली पॉजिटिव, क्योंकि टर्मिनल कैश फ्लो में क्या होगा, असेट बिकेगा। टर्मिनल कैश फ्लो में क्या होगा, असेट बिकेगा। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मेजरिंग प्रोजेक्ट कैश फ्लो। अब देखो हमने जो प्रिंसिपल्स पढ़ा था ना, हमने जो क्लास में किया था, राइट, उसमें और भी बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल्स थे, इसमें भी सारे प्रिंसिपल्स हैं, बट पैटर्न थोड़ा अलग है, तो एक एक करके देखते चलते हैं। हमने कहा था कि जब हम प्रोजेक्ट कैश फ्लो को कंसीडर करते हैं, जब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं, तो कुछ फैक्टर्स को हमें कंसीडर करना होता है। जैसे सम कॉस्ट की बात कर लेते हैं हम, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात कर लेते हैं, आपको याद है टैक्स प्रिंसिपल्स की हम बात कर लेते हैं। देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स वी हैव टू फॉलो। मैंने आपको सेपरेशन प्रिंसिपल भी समझाया था। तो देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स वी हैव टू फॉलो। तो क्या वो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं? तो पहला प्रिंसिपल हम देखते हैं ब्लॉक ऑफ एसेट एंड डेप्रिसिएशन का। ब्लॉक ऑफ एसेट एंड डेप्रिसिएशन का देखो, the treatment of depreciation is based on block of asset, which means group of assets falling within the particular class of asset. और हमने क्या कहा था कि अगर ब्लॉक ऑफ एसेट में if there is only one asset और if there is more than one asset, तो डेप्रिसिएशन की ट्रीटमेंट में क्या आया था, फर्क आया था। अब क्लास ऑफ एसेट में क्या हो सकता है, बिल्डिंग प्लांट मशीनरीज, एंड अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन इज चार्ज। तो एक क्लास ऑफ एसेट में क्या होगा, सेम डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। So that is our block of asset. The treatment of tax depends on whether the block of asset consists of one asset or many asset. अब इसके आधार पे क्या होगा, हमारा ट्रीटमेंट होगा टैक्स का। देखो क्वेश्चन क्या है, कंपनी ए लिमिटेड एक्वायर्ड अ न्यू मशीनरी ऑफ 1 लाख, डेप्रिसिएबल एट 20% एज पर WDV, एक्सपेक्टेड लाइफ इज 5 years, सैलवेज वैल्यू इज 10,000। ठीक है, डेप्रिसिएशन इन 5th ईयर क्या होगा, डेप्रिसिएशन इन 5th ईयर क्या होगा। तो क्या देखो कितना है, मशीनरी का कॉस्ट 1 लाख रुपए, कितने परसेंट पे डेप्रिशिएट करना है, 20% पे डेप्रिशिएट करना है। ठीक है, सो क्या हो गया मेरा WDV एट द बिगनिंग ऑफ 5th ईयर कितना हो जाएगा मेरा, डेप्रिसिएशन इन द 5th ईयर निकालने के लिए डेप्रिसिएशन ऑफ इनिशियल 4 ईयर इज गोइंग टू बी कॉमन। 2 केसेस बनेंगे। ठीक है, डेप्रिसिएशन फॉर इनिशियल 4 years गोइंग टू बी कॉमन। देखो हमने क्या कहा, परचेज प्राइस मशीनरी 1 लाख है, 20% डेप्रिशिएट किया, 20,000 हुआ। WDV है तो क्या बच गया, 80,000 बताया एट द एंड ऑफ व्हाट, 1st ईयर। फिर डेप्रिसिएशन हटाया कितना, 20% ऑफ 80,000 मतलब 16,000। तो मेरा WDV एट द एंड ऑफ 2nd ईयर कितना हो गया, 64,000। फिर हमने इसका कितना निकाला, 20% मतलब 12,800, राइट। तो हमारा कितना बच गया WDV, 51,200 at the end of 3rd year. Then we minus the depreciation, 10,240. So WDV at the end of the 4th year is what, 40,960. हमें क्या देखना था, depreciation for depreciation in the 5th year. So WDV at the end of 4th year कितना आ गया, 40,960। तो हमें कहाँ देखना है, 5th ईयर पे। और हमने कहा था there are 2 cases, 2 situations हो सकते हैं, ब्लॉक ऑफ एसेट
केस 1 क्या कहता है, नो अदर एसेट इन द ब्लॉक, मतलब एक ही एसेट है। केस 2 क्या कहता है, मेनी एसेट्स इन द ब्लॉक, तो एक से ज्यादा एसेट होगा या एक एसेट होगा, एक से ज्यादा एसेट होगा या एक एसेट होगा। तो 4th ईयर तक तो कॉमन होगा, हमने क्या कहा, दोनों के लिए क्या होगा, कॉमन होगा। 5th ईयर में जाके फर्क पड़ जाएगा, लास्ट ईयर में जाके फर्क पड़ जाएगा। अगर एक ही एसेट है तो ब्लॉक शैल सीजेस टू एग्जिस्ट एट द एंड ऑफ द 5th ईयर, तो 5वें साल के खत्म होते ही ब्लॉक भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर ब्लॉक ही खत्म हो गया तो आप डिप्रिसिएशन किस पे चार्ज करोगे, डिप्रिसिएशन आप किस पे चार्ज करोगे। तो आप क्या कहते हैं, नो डिप्रिसिएशन विल बी चार्ज इन द 5th ईयर, ये लास्ट ईयर में, मतलब 5th ईयर मतलब लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर में कोई डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। और अगर मेनी एसेट्स इन द ब्लॉक, if block has more than one asset, then in 5th year, last year depreciation will be charged। क्या कह रहे हैं हम, what is block of asset, तो हमने क्या कहा कि सर इसमें एक क्लास ऑफ एसेट होते हैं और क्लास ऑफ एसेट पे हम सेम डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो एक ऐसा ब्लॉक ऑफ एसेट था जिसमें एक ही एसेट था, तो वो तो लास्ट ईयर में जाके क्या हो गया, खत्म हो गया। लेकिन एक था ब्लॉक ऑफ एसेट जिसमें मल्टीपल एसेट था, और याद रखो सेम रेट ऑफ डिप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं ब्लॉक ऑफ एसेट पे, मतलब क्लास ऑफ एसेट्स पे। तो मान लो 3 एसेट था, एज्यूम करो, राइट, या 2 था, एक क्या हो गया, खत्म हो गया, बट एक तो बचा हुआ है ना, और उसको क्या करेंगे, सेम रेट से डिप्रिशिएट करेंगे। दैट विल हैपन इन द केस ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट। आप क्या कहते हैं, ब्लॉक हैज मोर देन वन एसेट, देन द 5th ईयर लास्ट डिप्रिसिएशन विल बी चार्ज्ड, एंड डिप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन WDV एट द एंड ऑफ 4th ईयर माइनस सेल प्राइस। जो एसेट सोल्ड हुई है वो एंड में ही सोल्ड होगी ना, अगर एंड में होगी तो फिर तो फोर्थ के एंड तक, फिफ्थ के एंड में होगी। देखो आप ईयर एंड पे क्या करते हैं, आप डिप्रिसिएशन लगाते हैं, बट एट द एंड ऑफ 5th ईयर जो है आपका, ये दिस वन एसेट सीजेस टू एग्जिस्ट। सीजेस टू एग्जिस्ट का मतलब क्या हुआ, इसका ऑलरेडी वैल्यू क्या हो चुका होगा, 0। हाँ 4 साल तक। देखो फिर से सुनो, क्लास ऑफ एसेट क्या होता है, हमने क्या कहा था, क्लास ऑफ एसेट क्या होता है, इधर देखो जरा गौर से, हमने क्या कहा, क्लास ऑफ एसेट क्या होता है, जैसे हमने कहा बिल्डिंग क्लास है, प्लांट है, मशीनरी है, एक्सेट्रा, दीज आर द क्लास ऑफ एसेट। अब क्लास ऑफ एसेट में हमें ये ध्यान में रखना है, डेप्रिसिएशन चार्ज एट द सेम रेट। तो इफ वी हैव अ ब्लॉक ऑफ एसेट, व्हेन देयर इज ओनली वन एसेट एट द एंड ऑफ द टाइम, दैट एसेट सीजेस टू एग्जिस्ट। हाँ 5th ईयर के एंड में ये नहीं है, और अगर ये नहीं है तो इन दैट केस डेप्रिसिएशन वोंट बी चार्ज्ड, और अगर ब्लॉक ऑफ एसेट में एक से ज्यादा एसेट है, मोर देन वन है, तो फिर लास्ट ईयर में भी, मतलब 5वां साल के एंड में भी जाके डेप्रिसिएशन क्या होगा, चार्ज होगा, सेम रेट से लगेगा, क्योंकि ब्लॉक ऑफ एसेट का कॉन्सेप्ट ही ये कह रहा है, क्लास ऑफ एसेट है, मतलब सेम रेट एप्लीकेबल होगा, उसमें वेरिएशन नहीं आ सकता, तो सेम रेट से लगेगा। और हमने क्या कहा, अगर अच्छा क्या होगा, लास्ट ईयर में मशीन बेचा भी अगर हमने, तो हमने तो बेचा, तो अगर हमने बेचा तो जो मेरे 4th ईयर के एंड में WDV था, राइट, या 5th ईयर के बिगिनिंग में जो मेरा WDV था, उसमें से सेल प्राइस को हम माइनस करेंगे, और जो अमाउंट बचेगा उस अमाउंट पे डिप्रिसिएशन एप्लीकेबल होगा। यही कह रहे हैं ना हम, डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन WDV एट द एंड ऑफ 4th ईयर माइनस सेल प्राइस। एट द एंड ऑफ 4th ईयर बोले या बिगिनिंग ऑफ 5th ईयर बोले, आर द सेम थिंग, राइट। और इन द केस वेयर देयर इज ओनली वन एसेट, तो हम कहते हैं 5th ईयर में, मतलब लास्ट ईयर में डिप्रिसिएशन वॉन्ट बी चार्ज, अकॉर्डिंगली टैक्स बेनिफिट और लॉस इज कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड। तो अभी यहां तक तो हमारा 4th ईयर तक क्या रहा था, कॉमन। 4th ईयर तक दोनों केस के लिए क्या रहा था, कॉमन। 5th ईयर में बदलेगा ना। अच्छा देखो, इफ देयर इज ओनली वन एसेट, तो WDV एट द बिगिनिंग ऑफ 5th ईयर इज 40,960, सैलवेज वैल्यू गिवन था 10,000, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कितना हुआ, 30,960 का। टैक्स एट द रेट ऑफ 30%, तो टैक्स बेनिफिट मेरा कितना हो गया, 9,228 का। सो क्या हमने लगाया डिप्रिसिएशन, नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि एक ही एसेट की बात हो रही थी। इधर आओ, WDV एट द बिगिनिंग ऑफ 5th ईयर, या मोर देन वन एसेट है, तो कितना हो गया 4960 माइनस सैलवेज वैल्यू 10,000, तो WDV मेरा कितना हो गया 30,960। इस पे डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो माइनस डिप्रिसिएशन कितना 6192। रेट देखो सेम होगा, रेट क्या होगा, सेम होगा, 20% रेट है ना, रेट क्या होगा, सेम होगा। एंड टैक्स बेनिफिट हमारा कितना होगा 7430।
तो हमने क्या कहा, दो तरह का हमारे को यहाँ देखना होगा। एक ब्लॉक ऑफ एसेट के कॉन्सेप्ट में हम कहते हैं ब्लॉक ऑफ एसेट, पहला जो ब्लॉक ऑफ एसेट एंड डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है, हमने कहा सर ऐसा हो सकता है कि ब्लॉक में एक ही एसेट है या ब्लॉक में एक से ज़्यादा एसेट है। अगर ब्लॉक में एक ही एसेट है तो लास्ट ईयर में हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। अगर ब्लॉक में एक से ज़्यादा एसेट है तो लास्ट ईयर में WDV, उस साल के बिगिनिंग के WDV में से सेल प्राइस को माइनस करके जो अमाउंट बचेगा, दैट अमाउंट, उस अमाउंट पे हम डेप्रिसिएशन का सेम रेट क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। राइट, इफ सैल्वेज वैल्यू इज 50,000, अब यहाँ क्या वेरिएशन आ सकता है, अगर सैल्वेज वैल्यू 50,000 हो जाए तो जरा सोचो, हमारा कितना था, ये 40,960 था एट द एंड ऑफ द 4th ईयर, और सैल्वेज वैल्यू 50,000 हो रहा है ना। तो क्या हो सकता है केस 1 केस 2 में। केस 1 मतलब जब एक ही एसेट है तो WDV एट द बिगिनिंग ऑफ 5th ईयर इज 40,960, सैल्वेज वैल्यू 50,000 निकला, कैपिटल गेन हो गया। कैपिटल गेन हो गया कितने का, 9040, टैक्स लग जाएगा, लॉस हो गया मेरा, हो गया ना। और अगर केस 2 में देखो, WDV एट द बिगिनिंग ऑफ 5th ईयर में क्या था, 4960, सैल्वेज वैल्यू मेरा कितना है इस बार, 50,000, तो इसमें मेरे पास कितने का गेन आया, 9040, कितने का गेन आया, 9040, तो टैक्स कितना लग गया, 2712 का हमारा क्या लग गया, टैक्स लग गया। तो अपन क्या कह रहे हैं कि केस 2 में सैल्वेज वैल्यू जो है दैट इज 50,000, आपने यहां क्या चार्ज नहीं किया, कुछ नोटिस कर रहे हो, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया। तो अगर सैल्वेज वैल्यू क्या है, 50,000 है, इसका मतलब सैल्वेज वैल्यू जो है 5th ईयर के जो बिगिनिंग में WDV था उससे ज्यादा है। अगर सैल्वेज वैल्यू 5th ईयर के WDV से ज्यादा होगा तो डेप्रिसिएशन वोंट बी चार्ज्ड। आपका सैल्वेज वैल्यू ही आपके WDV से ज्यादा है तो किस आधार पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, इकोनॉमिक वैल्यू उसकी गिर तो रही नहीं है, नहीं गिर रही है ना, तो आप किस आधार पे चार्ज करोगे। तो हमें क्या करना है, क्या क्या वेरिएशंस याद रखना है, पहला सिंगल एसेट है या मोर देन वन एसेट है, और दूसरा सैल्वेज वैल्यू कितना है, क्योंकि अगर सैल्वेज वैल्यू मेरे टर्मिनल ईयर से के ईयर के बिगिनिंग में जो WDV है अगर उससे ज्यादा है तो हम ब्लॉक ऑफ एसेट में मोर देन वन एसेट में भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। खास करके इसको क्या करना है, ध्यान में रखना है, रहेगा ध्यान में। अब आ जाते हैं सेकंड प्रिंसिपल, फाइनेंसिंग कॉस्ट। अच्छा, फाइनेंसिंग कॉस्ट को हमने क्या कहा था, हमने कहा सर एक्सक्लूजन ऑफ फाइनेंशियल कॉस्ट। नहीं, देखो हमारा 4th ईयर के एंड में मेरा बुक वैल्यू कितना हो गया, 40,960 रुपये हो गया, और मेरा सैलवेज आ रहा है 50,000 का, तो डेप्रिसिएशन व्हाट चार्ज, तो फिर हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है, तो केस 1 केस 2 और एक केस ऑफ सैलवेज वैल्यू, तो तीन चीजों को दिमाग में रख के चल रहा है, कैलकुलेशन बाकी बहुत सिंपल है। आप तो आपका लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट 4 साल का हो जाएगा ना, क्योंकि जब आपने बेच दिया मशीन को, देखो या तो आप रिप्लेसमेंट करो, पुराना बेच के नया लाओ, तो अकॉर्डिंगली कैश फ्लो को फिर कैलकुलेट करना आप, राइट। या आपने कहा कि मेरा 4 साल का ही लाइफ है, तो फिर 4th ईयर के बिगिनिंग में या 3rd ईयर के एंड में जो मेरा WDV है, जो मेरा बुक वैल्यू है, वो उसको और सैलवेज वैल्यू को देखेंगे। अगर सैलवेज वैल्यू उससे ज़्यादा है तो उस कंडीशन में डेप्रिसिएशन सेकंड केस में भी चार्ज नहीं होगा, और नहीं अगर सैलवेज वैल्यू उससे कम है तो उस केस में सेकंड केस में डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, फर्स्ट केस में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं फाइनेंसिंग कॉस्ट पे। अभी हमने एक एग्जांपल लिया था 1 करोड़ वाला, 50 लाख वाला। हमने कहा प्रोजेक्ट के में इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट थी 1 करोड़ की, 50 लाख मेरे पास है, 50 लाख मैंने 8% इंटरेस्ट पे बोरो किया। तो आपने क्या कहा कि सर नहीं, आप इसको कैश फ्लो में नहीं ले जा सकते, क्योंकि ये जो कॉस्ट है ना, ये आपकी कमजोरी है, आपका फाइनेंस वीक है, आपके पास पैसे नहीं है। प्रोजेक्ट की क्या गलती है बेचारे की, आप 8% उस पर थोड़ी लोड डाल सकते हो, ये आउटफ्लो है, ये लोड आप उस पर नहीं डाल सकते, क्योंकि ये प्रॉब्लम प्रोजेक्ट की नहीं है। तो अगर फाइनेंसिंग कॉस्ट की बात करें तो फाइनेंसिंग कॉस्ट को क्या करते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं। एक्सक्लूजन ऑफ फाइनेंशियल कॉस्ट प्रिंसिपल सेज दैट इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट और एक्सपेक्टेड डिविडेंड क्या होता है, इग्नोर्ड। इसको हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। क्यों इग्नोर करते हैं, बिकॉज दीज आर द फाइनेंसिंग कॉस्ट, ये फाइनेंस का कॉस्ट है। जो हम डिविडेंड पे करते हैं वो किसका कॉस्ट है, फाइनेंस का कॉस्ट है। जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं वो किसका कॉस्ट है, वो भी हमारा फाइनेंस का कॉस्ट है।
So that thing what we have to keep in mind as far as the financing cost is concerned, हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। तो इस तरह का प्रॉब्लम अगर देना तो ऐसा मत कर लेना कि इंटरेस्ट उठा के डाल देना कैश फ्लो में, हम बोलेंगे नहीं, वो प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है। सेकंड आ जाओ, पोस्ट टैक्स प्रिंसिपल, है ना, हम जानते हैं कि हम क्या कैसे कंसीडर करते हैं कैश फ्लो को, पोस्ट टैक्स, है ना, कैश फ्लो को कैसे कंसीडर करते हैं, पोस्ट टैक्स। तो यहाँ कुछ खास करने को हमारे पास है नहीं, ये हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। मैंने आप लोगों को जो प्रिंसिपल्स कराया था तो उसमें मैंने सारे प्रिंसिपल्स डाल दिए थे, स्पेशल केसेस के भी। हाँ, उससे सारे प्रिंसिपल्स एक साथ मैंने आपको डाला हुआ था, उसमें स्पेशल केसेस के भी प्रिंसिपल्स थे। तो दोनों तरह से हम पढ़ते हैं, या तो हम ऐसे सिंपल वे में चलते हैं जैसे ये 100% मॉड्यूल है, राइट, उन्होंने शुरू में कुछ प्रिंसिपल्स बताए, बाद में स्पेशल केसेस डाले, और हमने जो प्रिंसिपल्स कवर किया था ना उसमें सारे स्पेशल केसेस वगैरह सब कुछ हमने एक साथ देख लिया था। सो एक ही बात है, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। ये हमारे मेजर प्रिंसिपल्स हैं। अब चलते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट इज व्हाट, कैपिटल बस्टिंग टेक्निक्स, कैपिटल बस्टिंग टेक्निक्स, कैपिटल बस्टिंग टेक्निक्स, ठीक है, कैपिटल बस्टिंग टेक्निक्स। अब मेरे को एक बार फटाफट बता दो तो कितने कितने कंपोनेंट है हमारे पास कैश फ्लो में, 3 कंपोनेंट, कौन कौन सा, इनिशियल है, ऑपरेटिंग है, और टैक्स प्रिंसिपल क्या कहते हैं, पोस्ट टैक्स, टैक्स प्रिंसिपल क्या कहते हैं, पोस्ट टैक्स। कैश फ्लो कैसा, इंक्रीमेंटल, कैश फ्लो कैसा, इंक्रीमेंटल। और हमने क्या कहा था, डेप्रिसिएशन में कैसे ट्रीट करना है, 2 केसेस होते हैं, सिंगल एसेट का, मोर देन 1 एसेट का। सिंगल एसेट के केस में लास्ट ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, मोर देन 1 एसेट में लास्ट ईयर में डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। अगर सर्विस वैल्यू कम है तो, सर्विस वैल्यू ज़्यादा है तो डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, ठीक है। फिर हमने क्या कहा, फाइनेंसिंग कॉस्ट, फाइनेंसिंग कॉस्ट को हम इंक्लूड नहीं करते। क्या हम संक कॉस्ट को कंसीडर करते हैं, नहीं करते हैं। क्या हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंसीडर करते हैं, हाँ करते हैं ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो मैंने वो काम छोड़ा, तो ये तो प्रोजेक्ट पे चला जाएगा, प्रोजेक्ट की वजह से आ रहा है ना, जो कॉस्ट प्रोजेक्ट की वजह से आएगा वो किस में जाएगा, वो प्रोजेक्ट में चला जाएगा। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम कंसीडर करेंगे। अब हमारे पास है कैपिटल बस्टिंग टेक्निक, जरा ध्यान देना। ऑब्जेक्टिव ऑफ एफएम इज टू मैक्सिमाइज वेल्थ, कोई डिबेट नहीं है इस पे, ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स नीड टू बी सेलेक्टेड। तो अपना टारगेट तो है कि हम अपने वेल्थ को क्या करें, मैक्सिमाइज करें, कंसीडरिंग हैविंग लिमिटेड फंड, लिमिटेड रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है उन रिसोर्सेज के को हम क्या करेंगे, आधार पे बेस्ट प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, ऐसे प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेंगे जो हमारे वैल्यू को क्या करें, मैक्सिमाइज करें, राइट। So there are various techniques which can be used to evaluate investment proposals and are categorized into 2 categories. याद है, नॉन डिस्काउंटिंग एंड डिस्काउंटिंग, नॉन डिस्काउंटिंग एंड डिस्काउंटिंग। अच्छा, नॉन डिस्काउंटिंग का मतलब क्या हुआ, हमने कहा डिस्काउंटिंग अगर आप नॉन कर रहे हो इसका मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी को आप कंसीडर नहीं कर रहे हो, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज इग्नोर्ड। और डिस्काउंटिंग कैश फ्लो में टाइम एडजस्टेड है, ये इसमें अपन क्या करते हैं, टाइम को एडजस्ट करते हैं। तो जैसे ही हमने कहा टाइम को एडजस्ट करते हैं, इसका मतलब हम प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आएंगे कैश फ्लो को। ट्रेडिशनल में वी हैव 2 मेथड्स, देखो एक है पे बैक पीरियड और एक है ARR। ARR स्टैंड्स फॉर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ARR स्टैंड्स फॉर, ये मैं आप लोगों को दे दूंगा PDF ही दे दूंगा, एक नजर देख लेना, उसके बाद आराम से एंटर कर लेना। पे बैक पीरियड एंड अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ये दोनों ही क्या है, नॉन डिस्काउंटिंग है। ये दोनों ही क्या है, नॉन डिस्काउंटिंग है। ये दोनों ही क्या है, नॉन डिस्काउंटिंग है। NPV, PI, IRR, डिस्काउंट एंड डिस्काउंटेड पे बैक एंड MIRR, ये सब हमारे पास क्या है, डिस्काउंटिंग टेक्निक है। देखो IRR पे एडवांसमेंट ये है, राइट, और ये डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड जो है ना, हम कुछ नहीं करते, पे बैक पीरियड को डिस्काउंट कर देते हैं, देन वी गेट समथिंग कॉल्ड एज डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, राइट। IRR ऑलरेडी हम जानते हैं। जो PI है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, नाम ही है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, रैंकिंग के लिए यूज होता है, इसके लिए यूज करते हैं हम, रैंकिंग के लिए यूज करते हैं। खास करके पता है इसकी आपको ज्यादा जरूरत कब होगी, जब आपके पास फंड लिमिटेड है। तो लिमिटेड फंड पे आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट, मल्टीपल प्रोजेक्ट में से कुछ प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना है, तो आप चाहोगे कि आपका NPV क्या हो, मैक्सिमाइज हो, और उसको मैक्सिमाइज करने के लिए आप PI पे क्या करोगे, रैंकिंग करोगे पहले प्रोजेक्ट का, उसके बाद आप अपने बजट के हिसाब से सेलेक्ट करोगे, राइट। और हमारे पास एक क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू हम जानते हैं ये प्रेजेंट वैल्यू का नेट है,
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो का क्या नेट। तो ये मेरा क्या हो गया एनपीवी। टोटल कितने टेक्निक है 7। टोटल कितने टेक्निक है 7। पहला मेथड याद है पे बैक पीरियड। क्या कहता है पे बैक पीरियड? टाइम रिक्वायर्ड टू रिकवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज पे बैक पीरियड। जो हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगाया उसको रिकवर करने में मेरे को कितना टाइम लगा उसको हम क्या कहते हैं पे बैक पीरियड। आपको याद है एक प्राइसिंग टेक्निक होती है जिसको हम कहते हैं स्किम प्राइसिंग। कुछ याद है क्यों लगाते थे स्किम प्राइसिंग? यही बात हम कह रहे थे ना कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है मेरा प्रोडक्ट को लॉन्च करने में, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा बहुत ही शॉर्ट साइकिल में हम रिकवर कर लेंगे। इसका मतलब अगर इफ यू हैव द कैपेबिलिटी टू डू द स्किमिंग तो आपका पेबैक पीरियड क्या होगा छोटा होगा, है ना। और आप नहीं कर पाते स्किमिंग तो पेबैक पीरियड क्या हो जाएगा लंबा हो जाएगा। सो अप्लाई करो कॉन्सेप्ट्स को, दिमाग चलाओ। टाइम रिक्वायर्ड टू रिकवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज व्हाट पेबैक पीरियड। 2 स्टेप में कैलकुलेशन है। सबसे पहले क्या करो टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट को डिटरमिन करो और स्टेप 2 में एनुअल एक्सपेक्टेड आफ्टर टैक्स कैश फ्लो ओवर द लाइफ साइकिल को क्या करिए एस्टिमेट कर लीजिए। क्या क्या कहा हमने? टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट देखा और एनुअल एक्सपेक्टेड आफ्टर टैक्स कैश फ्लो को देख लिया। हमें ये देखना है, इन दोनों के आधार पे ये जज कर लेना है, इन दोनों के आधार पे ये जज कर लेना है कि कितने साल में मेरा पैसा क्या हो जा रहा है वापस हो जा रहा है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेरा कितने साल में वापस हो जा रहा है। देयर आर 2 सिनेरियोज। अब इसमें 2 सिनेरियोज होते हैं। जब हम एनुअल एक्सपेक्टेड आफ्टर टैक्स कैश फ्लो की बात करते हैं जो मेरा CFAT है ना। अब CFAT की अगर हम बात करें तो ये 2 तरह से आ सकता है। या तो ये यूनिफॉर्म कैश फ्लो हो सकता है या फिर ये नॉन यूनिफॉर्म कैश फ्लो हो सकता है। दोनों में हमारा तरीका क्या होता है बदल जाता है। देखो एक क्वेश्चन लेके देखते हैं किसको यूनिफॉर्म कैश फ्लो को। प्रोजेक्ट कॉस्ट है 20 लाख का राइट, और एनुअल प्रॉफिट है आपका 3 लाख का। आफ्टर डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 12.5% SLM को यूज करो, बट बिफोर टैक्स इज आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स एनुअल प्रॉफिट, ये इसका पार्ट है ना। और कितना एनुअल प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स, और टैक्स रेट कितना है 50% और डेप्रिसिएशन कितना है 12.5%। यही है ना क्वेश्चन। ओके सो ये हमारा केस 1 हो गया। कैसे सॉल्व करते हैं इसको? तो वी हैव द PBT कितना है मेरे पास PBT 3 लाख। तो वी हैव द PBT 3 लाख। क्या लगा इस पे टैक्स, तो माइनस टैक्स कितना हो गया 1.5 लाख। कितना परसेंट कह रहा है 50% टैक्स था तो 1.5 लाख का कितना गया टैक्स गया। PAT इज 1,50,000। डेप्रिसिएशन क्या था मेरा 12.5% है ना। डेप्रिसिएशन कितना था 12.5%। डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा ऐड बैक होगा। देखो 12.5% करो 250 होगा राइट। 250 का हमारा डेप्रिसिएशन ऐड बैक हुआ। टोटल कैश फ्लो कितना हो गया 4 लाख। टोटल कैश फ्लो कितना हो गया 4 लाख। मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने का था 20 लाख का। प्रोजेक्ट कॉस्ट 20 लाख का। आउटफ्लो इनफ्लो कितने का 4 लाख का। तो 20 लाख बाई 4 लाख कितने साल में पैसा वापस हो जाएगा 5 साल, है ना। लेकिन ये कब फायदेमंद है जब मेरा यूनिफॉर्म कैश फ्लो है। जब कैश फ्लो क्या है मेरा यूनिफॉर्म है। तो हमने क्या कहा पेबैक पीरियड इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल आफ्टर टैक्स कैश फ्लो। टोटल इन्वेस्टमेंट को हर एक साल के टैक्स फ्लो से हमने क्या किया कैश फ्लो से डिवाइड कर दिया। तो जितने साल में पूरा होना होगा वो नंबर हमारे को मिल जाएगा। इसका आंसर हमेशा किस में होगा ईयर्स में होगा राइट। ध्यान में रखोगे। क्या कहा आपने फिर से सुनो। आपने क्या कहा पेबैक पीरियड में हमारे पास क्या होते हैं 2 सिनेरियोज होते हैं। एक सिनेरियो है यूनिफॉर्म कैश का, एक सिनेरियो है नॉन यूनिफॉर्म कैश का। इफ इट इज द यूनिफॉर्म कैश व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल कैश फ्लो एंड वी हैव टू सी आवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कैश फ्लो विल गिव अस द पेबैक पीरियड। अब सेकंड केस में देखो इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2 लाख का है ना। कैश फ्लो इस तरह से आपको गिवन है 4 साल में कितना है 80,000 का 60,000 का 60,000 का 20,000 का। तो ये तो नॉन यूनिफॉर्म कैश फ्लो है। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म कैश फ्लो है तो देखो ईयर 1 में क्या हो गया मेरे पास 180,000 ठीक है। कुमुलेटिव कैश फ्लो कितना रह गया 80,000। तो पहले साल में 80,000 आया। दूसरे साल का कैश फ्लो कितना कह रहा है 60,000 कह रहा है। तो पहले साल में कितना आया था 80,000 और दूसरे साल में 60,000 तो कितना हो गया 1,40,000 कुमुलेटिव। तीसरे साल में 60,000 तो कुमुलेटिव कितना हो गया 2 लाख। कितने साल में 2 लाख मिल गया मेरे को तीसरे साल में। तो तीसरे साल में मेरे को 2 लाख मिल गया ना। और मेरा कितना इन्वेस्टमेंट था टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2 लाख का। तो 2 लाख कितने साल में कवर हो गया 3 साल में। मेरा पेबैक पीरियड क्या हो जाएगा 3 इयर्स हो जाएगा पेबैक पीरियड। तो अगर मेरा यूनिफॉर्म कैश फ्लो है तब तो हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन कैश फ्लो
एनुअल कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, राइट। और अगर मेरा नॉन यूनिफॉर्म है तो हम टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट क्या करेंगे, कुमुलेटिव कैश फ्लो कैलकुलेट करेंगे, और वो कुमुलेटिव कैश फ्लो जिस ईयर में जाके हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिकवर कर देता है वही मेरा पेबैक पीरियड हो जाएगा। अब जरा देखना, इफ कैश फ्लो इज नॉन यूनिफॉर्म देन कैलकुलेट कुमुलेटिव कैश फ्लो टू फाइंड द पेबैक पीरियड, राइट। क्या वेरिएशन है, अगर एक वेरिएशन करते हैं, देखो इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2,05,000 मतलब फ्रैक्शन में चला जाएगा क्योंकि अब अगले साल में जाएगा। तो तीसरे ईयर में एग्जैक्टली कितना कवर हुआ था, 2 लाख कवर हुआ था। अगर मैं कहूं कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2,05,000 है तो ये 5,000 किस में चला जाएगा, चौथे साल में, है ना। तो 5,000, लेकिन चौथे साल का कैश फ्लो मेरे पास कितना है, 2 लाख का, 20,000 का, है ना। ये कुमुलेटिव है 2,20,000 का, अदरवाइज कितने का है, 20,000 का। तो 5वें साल में कितना पोर्शन में जाएगा ये, तो 4th ईयर में कितना है मेरे पास, है ना। तो 4th ईयर का क्या निकलेगा, फ्रैक्शन निकलेगा। तो फ्रैक्शन ऑफ 4th ईयर इज इक्वल टू 5,000 बाई 20,000, तो कितना हो गया 1/4। उधर कितना था 3, तो 3 1/4 ईयर्स हमारा क्या हो जाएगा, टोटल पेबैक पीरियड हो जाएगा। तो फ्रैक्शन निकालना होगा तो फ्रैक्शन हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंगली निकाल लेंगे। दिस इज कॉल्ड एज पेबैक पीरियड। तो देखो बड़ा सिंपल है ना, क्या बोलेंगे पेबैक पीरियड में, पेबैक पीरियड का मतलब है कितने साल में हम अपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट को रिकवर कर रहे हैं। 2 सिनेरियोज हो सकते हैं, यूनिफॉर्म कैश फ्लो और नॉन यूनिफॉर्म कैश फ्लो। यूनिफॉर्म कैश फ्लो के तहत के केस में हमें क्या करना है, हमें CFAT निकाल देना है और हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट को CFAT से डिवाइड कर देना है, जो वैल्यू आएगा ईयर्स में मेरा आंसर हो जाएगा। और अगर नॉन यूनिफॉर्म कैश फ्लो है तो कुमुलेटिव कैश फ्लो निकालना है, हर एक साल के कैश फ्लो को ऐड करते हुए चलना है, जिस साल में पूरा हो गया वो मेरा पेबैक पीरियड हो जाएगा। अगर अमाउंट उससे बाहर जाता है तो हम अगले साल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर पेबैक पीरियड। सेकंड टेक्निक क्या था, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। इसमें भी डिस्काउंटिंग नहीं है, कोई झंझट नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। ARR की बात करें, मेजर द एवरेज एनुअल नेट इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इसका नाम ही है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। तो ये क्या बताता है, बेसिकली एवरेज एनुअल नेट इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट का कितना परसेंटेज जो है, दैट इज माई एवरेज एनुअल नेट इनकम। देखो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 3 लाख का, लाइफ स्पैन है 3 साल का, सैलरीज वैल्यू है 90,000 का, एंड प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन जो है वो है 1,50,000 का। ठीक है, क्या कह रहे हैं ARR को, ARR मेजर्स द एवरेज एनुअल नेट इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इस केस में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ ईच ईयर। तो हर एक साल के बिगिनिंग और एंड में हमें क्या कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को और वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट को, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को और वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट को। देखो ईयर 1 में क्या होगा, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन कितना था मेरा, 1,50,000, 1,50,000। डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करेंगे, 70,000, है ना, 3 साल का है लाइफ, है ना। तो कितना हो गया, सैलरी वैल्यू कितने का है, 90,000 का है। तो 3 लाख माइनस 90,000 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना आ गया 70,000। तो प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन इज 80,000। दूसरे साल में 1.5 लाख 70,000, 80,000, 1.5 लाख 70,000, 80,000। तो ये मेरा क्या आ गया, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बिगनिंग और एंड में क्या होगा, देखो बिगनिंग में कितना था 3 लाख, है ना, और एंड में कितना हो गया 2,30,000। डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया आपने। ये जो एंड है ये इसका क्या होगा, बिगनिंग 2,30,000 माइनस 70,000, 1,60, 1,60,000 माइनस 70,000 कितना हो गया 90। क्या था ARR, एवरेज एनुअल नेट इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो ARR इज इक्वल टू एवरेज एनुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इन बिगनिंग, डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इन बिगनिंग। तो क्या हो गया मेरा 80,000, 80,000, 80,000, 3 कैश फ्लो था मेरे पास यहाँ, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन, और डिवाइडेड बाय 3। तो ये क्या आ गया मेरा, एवरेज डिवाइडेड बाय 3 लाख इज इक्वल टू 26.27%। तो क्या बोलोगे, व्हाट इज ARR, एवरेज एनुअल नेट इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, एवरेज एनुअल नेट इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो हमने कहा क्या बोलेंगे, एवरेज एनुअल नेट इनकम डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट एट द बिगनिंग, इन्वेस्टमेंट एट द बिगनिंग। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, ARR। सेकंड क्वेश्चन देखना, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 2 लाख का, सैलवेज वैल्यू इज 80,000, सेटअप कॉस्ट इज 10,000, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन इज 1 लाख एंड लाइफ स्पैन इज 3 ईयर। तो कैसे निकलेगा ARR, ARR क्या होता है, एवरेज एनुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट,
तो एवरेज एनुअल प्रॉफिट मेरा कितना होगा इस केस में? एवरेज एनुअल प्रॉफिट कितना होगा जल्दी बताओ, जल्दी करो। कितने साल का है? 3 साल का ही तो प्रोजेक्ट है। अरे देखो मेरा इनिशियल, देखो मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है, ये कितना है? 2 लाख। और इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है इन्होंने? सेटअप कॉस्ट। सेटअप कॉस्ट कितने का है? 10,000। बॉक्स में डाला था तो भी बोलते हो अरे हाँ। तो कितना हो गया? 2 लाख प्लस 10,000 मतलब 2.10 लाख मेरा ये क्या हो गया? ये मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गया ना। ऊपर मेरे को क्या करना है? एवरेज प्रॉफिट निकालना है ना एवरेज प्रॉफिट। तो देखो शुरू में हमारे प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन कितना था पहले में? हाँ 1 लाख था ना। हाँ कितना है आपका तीनों साल का एवरेज? नहीं इतना आएगा। नहीं 5 ये 6। तो माइनस होगा ना। हाँ 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 एवरेज, एवरेज एनुअल प्रॉफिट बताओ मेरे को, एवरेज एनुअल प्रॉफिट बताओ। प्रॉफिट आफ्टर डिप्रिसिएशन जो था हमारा, तीनों को ऐड करके डिवाइड करो 3 से, आएगा ना इतना 56667 डिवाइडेड बाई इतना 26.98%। आएगा ना। सेम 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 तरीका होगा कैलकुलेट करने का जो ऊपर था हमारा, सेम तरीका होगा। सो व्हाट इज ARR? एवरेज एनुअल प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज ARR? एवरेज एनुअल प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट। कभी गलती नहीं होगी, ऐसे ही दिमाग में रखना है, फॉर्मूला छोड़ दो, है ना। नेक्स्ट आ जाइए, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹10 लाख, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिप्रिसिएशन आर एज फॉलोज। पहले साल का है 50,000, दूसरे साल का है 75,000, तीसरे साल का है 1,25,000, चौथे साल का है 1,30,000, पांचवें साल का है 80,000। टोटल कैश फ्लो इज 4,60,000। Suppose further that at the end of the 5th year, plant and machinery of the project can be sold for 80,000. Determine ARR। निकाल के दिखाओ जल्दी, बताओ आंसर आप लोग। ये वाला जो है ना ये रिपीट हुआ है, तो ये वाला ऐसे करके कट कर देना है हमारे को। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन ये तो है हमारा। ऐड करोगे या माइनस करके चलोगे डिप्रिसिएशन को? हाँ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा आसान है। सैलवेज वैल्यू है लेकिन 80,000 का। जल्दी दस लाख है। कितना आया? 9.2।
सिंपल ही है, डायरेक्ट निकाल दिया होगा एवरेज। जानबूझ के डाला जाता है ना, तो सैलवेज का हमारे को तो अब कोई काम है इधर क्या, नहीं है ना। हमारे को क्या करना सैलवेज का, ARR कैलकुलेट कर रहे हैं ना हम लोग। 9.2%, 9.2%। पता है, देखो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, यही हमारा टारगेट है, ये मेरा टारगेट है। इसी को देखना है एज अ परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब इन्होंने 50,000, 75,000, 125 इतना प्यार करते हैं आपसे ना ICI वाले, देखो 4,60,000 टोटल करके भी दे दिया है, कुछ नहीं करना है। 4,60,000 को 5 से डिवाइड कर दो, कितना आया? 4,60,000 को 5 से डिवाइड करो, आ गया एवरेज, आ गया एवरेज। इसको ऊपर रखो और नीचे से टोटल कैपिटल से डिवाइड कर दो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स आ गया ना, दिस इज इट। ठीक है, एवरेज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस सैलवेज बाय 2 प्लस सैलवेज वैल्यू। ठीक है, देखो क्या हुआ। अब एक चीज पे ध्यान दो कि अगर मैं, ये तो हो गया हमारा, एक तरीके से हमने निकाला तो कितना परसेंट आ गया आपका? 9.2%, ये आ गया मेरा। जब हमने कहा था कि सर ARR इज इक्वल टू जो एवरेज मेरा प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय जो मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, वी आर राइट, वी आर डन विद इट। क्या हो अगर हम एवरेज इन्वेस्टमेंट को कंसीडर करें, क्या हो अगर हम एवरेज इन्वेस्टमेंट को कंसीडर करें, इन्वेस्टमेंट ना एवरेज इन्वेस्ट। मान लो क्वेश्चन में उन्होंने ऐसा डाल दिया कि सैलरी वैल्यू डाला हुआ है और बोलता है कि अभी जो आप मेरे को ARR बताओगे वो एवरेज इन्वेस्टमेंट को कंसीडर करके बताओ। अगर उन्होंने कुछ नहीं बोला है तो हमने पहले से सॉल्व कर दिया, तो वी आर डन, वी आर करेक्ट, हमें मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर उन्होंने एवरेज इन्वेस्टमेंट बोला लेने के लिए, इन्वेस्टमेंट नहीं एवरेज इन्वेस्टमेंट, तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द एवरेज इन्वेस्टमेंट, मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस सैलवेज वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 प्लस सैलवेज वैल्यू। ये मेरा क्या देगा? ये मेरा एवरेज इन्वेस्टमेंट देगा। इस पे कैलकुलेट करके बता दो कितना परसेंट आ रहा है। %17.03%। दोनों तरह से सवाल हमसे पूछे जा सकते हैं। अगर हमसे एवरेज इन्वेस्टमेंट पूछा जाता है तो उस केस में हमें क्या करना होगा? एवरेज इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करके देना होगा। डन। ये हमारे दो टेक्निक थे जिसको अपन क्या कह रहे थे? डिस्काउंट, नॉन डिस्काउंटिंग। कौन कौन से नॉन डिस्काउंटिंग में? पेबैक पीरियड एंड ARR, पेबैक पीरियड एंड ARR। अच्छा, क्या क्या वेरिएशंस हैं पेबैक पीरियड में? क्या क्या वेरिएशंस था? केस 1 एंड केस 2, मतलब यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, यही था ना फर्क? यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा, ARR में क्या था? उसमें हमें क्या करना होता है कि अगर हमसे एवरेज इन्वेस्टमेंट उन्होंने बोला तो ऊपर तो मेरा क्या रह गया? जो एवरेज प्रॉफिट था वो रह गया, डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा? एवरेज इन्वेस्टमेंट आएगा। और एवरेज इन्वेस्टमेंट वो पूछेंगे ना तो उस क्वेश्चन में क्या गिवन होगा? सैलवेज वैल्यू गिवन होगा। तो जो हमने क्या कहा कि जो मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट था उसमें से हमने क्या किया? सैलवेज वैल्यू को हटाया, डिवाइडेड बाय 2, और फिर सैलवेज वैल्यू को क्या कर दो? ऐड कर दो। ये आपको देता है एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो अगर एवरेज इन्वेस्टमेंट के थ्रू कैलकुलेशन करने को कहते हैं, वो नहीं कहते तो आपको कुछ नहीं करना, कहते हैं तो आपको करके देना होगा। कितना आया था सैलवेज? 4,000 समथिंग आया होगा, 80,000 आया। नहीं 540 था ना? हाँ 540, 5 लाख। हाँ हाँ, तो करना ही पड़ेगा ना आपको। ठीक है, चलो ये हमारे दो कौन से टेक्निक हो गए? नॉन डिस्काउंटिंग। फिर से बोलो, कौन से टेक्निक हो गए? नॉन। क्या करता है कैपिटल बस्टिंग में? हमने कहा था हर एक फर्म के साथ, मेरे को फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। हमने कहा था कैपिटल बस्टिंग बड़ा क्रिटिकल होता है क्योंकि इसमें आप बेसिकली ये डिसाइड करते हैं जो पैसा लगाओगे कहाँ लगाओगे, कहाँ लगाओगे।
तो पैसा कहाँ लगाओगे, तो इसमें दो चीज़ें आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कितना लगाओगे और जितना लगाओगे उसके अगेंस्ट कैश फ्लो क्या आएगा। उसमें सर एक प्रॉब्लम ये है कि हम टाइम को कंसीडर करें या टाइम को कंसीडर ना करें। अगर हम टाइम को कंसीडर ना कर रहे होते और टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट नहीं होता दुनिया में, तो फिर हमारे लिए ARR क्या था, काफ़ी था, हमारे को कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं थी। लेकिन चूँकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है, चूँकि टाइम से वैल्यू ऑफ मनी पे फ़र्क पड़ता है, इसीलिए दो तरह के टेक्निक आए, एक होता है नॉन डिस्काउंटिंग, एक होता है डिस्काउंटिंग। ये जो नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स है ये अकाउंटिंग टेक्निक्स है, ये अकाउंटिंग टेक्निक्स हैं जो वैल्यू को कंसीडर, टाइम वैल्यू को कंसीडर नहीं करता। तो हमारे पास दो टेक्निक आ गए, नॉन डिस्काउंटिंग एंड डिस्काउंटिंग। नॉन डिस्काउंटिंग में हमारे पास दो आ गए, पेबैक पीरियड एंड ARR, पेबैक पीरियड एंड ARR। और डिस्काउंटिंग में वी हैव मेनी टेक्निक्स। द फर्स्ट वी आर गोइंग टू कवर इज NPV। आ जाना जरा। डिस्काउंटिंग टेक्निक कंसीडर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। डिस्काउंटिंग मतलब डिस्काउंट कैश फ्लो टू इट्स प्रेजेंट वैल्यू। डिस्काउंटिंग का मतलब होता है कैश फ्लो को डिस्काउंट करके किस पे लाना, प्रेजेंट वैल्यू पे। एंड व्हाट इज कंपाउंडिंग? कंपाउंडिंग का मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट टू फ्यूचर, और डिस्काउंटिंग का मतलब क्या हुआ, फ्यूचर टू प्रेजेंट, है ना। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑल्सो कॉल्ड एज प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक, इसको अपन PV मेथड्स भी कह सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक्स भी कह सकते हैं। NPV है मेरे पास, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है, IRR, DPP, MIRR। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 5 हो गए। ये सारे के सारे टेक्निक कैसे हैं, प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक है। अब जरा देखना, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का, है ना, ध्यान से सुन लो। क्या होता है फ्यूचर वैल्यू? व्हाट अमाउंट वन कैन अर्न एट द एंड ऑफ 1 ईयर बाय इन्वेस्टिंग ₹100 टुडे विद एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10%। आज अगर किसी ने 100 रुपये लगाया और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10% का है, तो एक साल के अंत में जाके वो कितना कमाएगा? What amount one can earn at the end of 1 year by investing 100 today with expected rate of return of 10%, 10% के रेट ऑफ रिटर्न पे। यानी कि देखो, आज है 0, टुडे करंट है ये मेरा, तो टुडे वी हैव इन्वेस्टेड 100 रुपीज, और हम कह रहे हैं एट द एंड ऑफ T इज इक्वल टू 1 ईयर, T इज इक्वल टू 1 ईयर, ये कितना कमाएगा? तो आप कहते हैं 100 इंटू 1 प्लस 0.10, क्योंकि रिटर्न कितने का है, 10% का, तो कितना हो गया, 110 रुपया। कितना हो गया, 110 रुपया हो गया ना। सो 110 कितना हो गया ये, 110। लाइकवाइज अगर 200 लगाए तो 200 मल्टीप्लाई टू 1 प्लस 0.10 कितना आ गया, 220 होगा ना। अगर रेट 20% हो और इन्वेस्टमेंट 500 हो जाए, तो फिर हम बोलेंगे उसी हिसाब से बढ़ जाएगा ना सर, तो कितना हो जाएगा ये 600, राइट। तो प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड टू 1 प्लस R टू द पावर n इज इक्वल टू व्हाट, फ्यूचर वैल्यू। देखो 100 रुपये लगाया था, 10% का ग्रोथ मिल रहा था, एक साल का कंसीडर किया हमने, तो एक साल पे अगर 10% का ग्रोथ मिल रहा है, तो एक साल का 10% ये मेरे को रिटर्न एक्स्ट्रा, ये मेरा एडिशनल अमाउंट है जो आएगा, जो हमने इन्वेस्टमेंट किया उसकी वजह से। लेकिन 100 रुपये का तो मेरा क्या था, प्रिंसिपल था ना। तो क्या हो गया ये 100 प्लस 100 मल्टीप्लाइड टू 10%। इसी 100 प्लस 100 मल्टीप्लाइड टू 10% को हम ऐसे लिख रहे हैं ना। तो चूंकि एक ही साल का मामला है, तो n इज इक्वल टू 1 या t इज इक्वल टू 1, तो t इज इक्वल टू 1, तो 1 प्लस क्या लिया था हमने, r लिया था। क्या ले लिया था, 1 प्लस r। और हमारा प्रेजेंट वैल्यू क्या है बताओ, प्रेजेंट वैल्यू कितना है मेरा, तो हमने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको अगर मैं ब्रेक करके लिखूं तो क्या हो गया, ये 100 प्लस 100 इंटू r, यही हुआ ना। लेकिन ये जो r है, ये हमारा क्या बताता है, ये मेरा रेट ऑफ रिटर्न है, ये मेरा क्या बताता है, रेट ऑफ रिटर्न। तो PV मल्टीप्लाइड टू 1 प्लस R टू द पावर n इज इक्वल टू व्हाट, फ्यूचर वैल्यू। यही है ना फॉर्मूला हमारा सिंपल सा। प्रेजेंट वैल्यू क्या कहता है, व्हाट अमाउंट वन नीड टू इन्वेस्ट टू अर्न ₹120 एट द एंड ऑफ ईयर विद रेट ऑफ रिटर्न 10%। अब इसको आप उल्टा करके देखोगे, देखो कितना कमाना चाह रहे हैं,
120 रुपया कमाना चाह रहे हैं, 0 ईयर पे कितना लगाएगा? तो हम फॉर्मूला तो हमें याद है, हमें सिंपली क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो हम कहते हैं बड़ा सिंपल सा रूल है, कितना कमाना चाह रहे हैं 120, तो कितना लगाएगा? तो हमने क्या कहा कि 120 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.10 मतलब 1 प्लस आर, तो कितना लगाएगा बताओ? 110 लगाएगा ना, चेक करो 110 लगाएगा ना, तो कितना लगाएगा? 110 लगाएगा। तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर या 1 प्लस आर टू द पावर n। तो यही है ना प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू का कॉन्सेप्ट। अच्छा, व्हेन देयर इज कंपाउंडिंग, इसका मतलब वी आर गोइंग टुवर्ड्स फ्यूचर, एंड व्हेन देयर इज डिस्काउंटिंग इट मींस वी आर गोइंग टुवर्ड्स प्रेजेंट। एनपीवी इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है, बाकी टाइम वैल्यू आपने पढ़ाई है। क्या कहता है एनपीवी? एनपीवी स्टैंड्स फॉर नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो पीवी का मतलब है डिस्काउंटिंग। इसका मतलब हम जो हमारे कैश फ्लो हैं फ्यूचर में, एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज, उसको क्या करेंगे? डिस्काउंट करके कहाँ लाएंगे? प्रेजेंट पे। और नेट का मतलब क्या होता है कि डिडक्ट इनिशियल इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लो। नेट का मतलब यही होता है कि दोनों का क्या होगा, आपको माइनस करना होगा। सो कैश फ्लो क्या हो गया, हर एक साल का डिस्काउंट करते हुए क्या करते हो, जो डिस्काउंट करते हुए चलो, पहले साल का C1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस k टू द पावर 1 प्लस C2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस k टू द पावर 2, k लिखो r लिखो डजेंट मैटर, प्लस C3 1 प्लस k टू द पावर 3। इस तरह से हम कहां तक चलेंगे? n तक। नहीं, KD इज डिफरेंट थिंग। KD हो गया कॉस्ट ऑफ डेट, KE हो गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी, K का मतलब हो जाता है रेट। हाँ तो ठीक है ना बालक, हाँ तो ठीक है ना। तो K बेसिकली डिनोट कॉस्ट। अब लॉजिक मत पूछना, है ना। K का मतलब कॉस्ट, तो KOST। अब कहाँ की अंग्रेजी है भगवान मालिक, है ना। तो K का मतलब क्या है? कॉस्ट। तो KD लिखा तो कॉस्ट ऑफ डेट, KE लिखा तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और K लिखा तो कॉस्ट, और कॉस्ट लिखा तो IRR। भूल गए, है ना। कल हमने पढ़ा था ना, IRR इज इनकम, IRR इज कॉस्ट, पढ़ा था ना हमने। दोनों तरह से उसको हम ट्रीट करते हैं। तो K का मतलब क्या? कॉस्ट। अगर सिर्फ K लिखा है तो समझ जाओ किसकी बात की जा रही है, IRR की बात की जा रही है, रेट की बात की जा रही है। तो एनपीवी क्या होगा? ये मेरा क्या है? इनफ्लो, और इनिशियल ईयर में जो लगाया था वो क्या था? आउटफ्लो। तो हमने कहा जो मेरा इनफ्लो है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो PVCI एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो PVCO इज इक्वल टू व्हाट? एनपीवी। सो अब इसका मतलब क्या हुआ कि एनपीवी मेथड में हमें क्या करना है? एनपीवी मेथड में हमें कैश फ्लोज को कैलकुलेट करना है, और जो मेरा कैश इनफ्लो है उसमें से कैश आउटफ्लो को माइनस कर देना है। पॉजिटिव होगा हाँ बोल देंगे, नेगेटिव होगा ना बोल देंगे। ये ना आइडिया। एग्जाम्पल देख लो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 1 लाख का, रेट ऑफ रिटर्न है 20% का, और 3 साल का आपको फ्लो दे रखा है 50,000, 30,000, 60,000। एनपीवी बताओ क्या होगा? इसका मतलब बताइए, 50,000, 60, 30,000, 60,000 डिस्काउंट करेंगे तो और तीनों को किस पे लेके आएंगे? प्रेजेंट वैल्यू पे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो कितना है मेरे पास? 1 लाख। तो 1 लाख तो सीधा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब 50,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.20, 20% का रिटर्न है मेरा, तो 0.20 पावर 1 ये पहले साल का है, प्लस 30,000 पावर 2 प्लस 60,000 पावर 60,000 प्लस बाय 1 प्लस 0.20 पावर 3। यही करोगे ना। तो हमने तीनों कैश फ्लो को क्या किया? डिस्काउंट किया, और डिस्काउंट करके कहाँ लेके चले आए? प्रेजेंट वैल्यू पे लेके चले आए। जब हम तीनों कैश फ्लो को डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आते हैं तो हमारा वैल्यू हो जाता है 41,666 प्लस 20833 प्लस 34722। इसमें से 1 लाख को माइनस करो, आपका एनपीवी किस में आ गया? नेगेटिव में आ गया। प्रोजेक्ट को क्या कर दोगे? रिजेक्ट। प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि तभी हम एक्सेप्ट करेंगे जब एनपीवी क्या हो मेरा? पॉजिटिव हो। नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब है मेरा इनफ्लो आउटफ्लो से ज्यादा है। यही तो चाहिए, यही चाहिए ना कि मेरा इनफ्लो किससे ज्यादा हो? आउटफ्लो से ज्यादा हो। सेकंड एग्जांपल देखना जरा। इन्वेस्टमेंट 1 लाख का है और कैश फ्लो आपका इस तरह से दे रखा है। सी फैक्ट है हमारे पास, पहले साल में 55,000, दूसरे साल में 20,000, तीसरे साल में 15,000, ठीक है 80,000 है, दूसरे साल में 80,000 है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है। कितने से डिस्काउंट करोगे? 10% से। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? 1.01, 10% है 1.10, है ना 1.10, और पावर लगाते हुए चलेंगे। पहले साल में 50,000 डिवाइडेड बाय 1.10 पावर 1, दूसरे साल में 80,000 डिवाइडेड बाय 1.10 पावर 2, प्लस 15,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस
1.10 पावर 3 और टोटल इन्वेस्टमेंट मेरा शुरू का कितना था, 1 लाख का था, माइनस 1 लाख कर दिया ना, कितना हुआ एनपीवी 27,385। आ गया ना। तो आप लोग एम प्लस ये तो जानते हो ना, एमआरसी एम प्लस को यूज करना, तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वो आप जानते हो ऑलरेडी, उसको यूज कर लेना। राइट, तो क्या गया, पॉजिटिव आया, 27,385 पॉजिटिव है ना, हाँ पॉजिटिव में, तो इसको क्या कर लेंगे बताओ, एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तीसरा एग्जांपल देखो, इन्वेस्टमेंट है 10 लाख का, राइट, कैश फ्लो आपका 5 साल का गिवन है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 20% है, एनपीवी निकालो। कोई बात नहीं, इट्स ओके, आप एम प्लस एमआरसी यूज करना जानते हो ना। ठीक है, आगे बढ़ो, एग्जाम्पल 3 देखो, इसको सॉल्व करो, सोल्यूशन इग्नोर करना। तो 2,50,000 कितने से डिस्काउंटिंग करोगे, 20% से, कितने से डिस्काउंटिंग करोगे, 20% से, तो 1 प्लस आर होगा, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, 1.20 हो जाएगा, 1.20 यूज करो इसको, देखो यूज करो, इसी को ना ऐसे यूज करो आप, चलो कर ही लेते हैं। आप पहले साल का कर रहे हो ना, 2,50,000, 2,50,000 डालो, डिवाइड करो इसको 1.20 से, कर दिया, इज इक्वल टू, नहीं पहले आप 2,50,000 को 1.20 से डिवाइड करो, उसको जब डिवाइड कर दिया, इक्वलिटी किया, तो आपको वैल्यू आ गया, फिर उसको मेमोरी में डालो। ठीक है, डाल दिया, अब दूसरे वैल्यू पे चलो, दूसरा कितना है, 5 लाख, 5 लाख, राइट, इक्वल टू मेमोरी में डालो एम प्लस, तीसरा 4 लाख, इक्वल टू 3 बार। ठीक है, आ गया, एम प्लस करो, कर दिया, फिर डालो 3,50,000, 4 बार इक्वल टू, डाल दिया मेमोरी में, फिर डालो 4,20,000, इस पर 5 बार इक्वल टू, कर दिया, एम प्लस एमआरसी माइनस 10 लाख, एम प्लस एमआरसी माइनस 10 लाख, आ गया, 124,614, नोट करके लिख लो, समझ में आ गया, सिंपल है। हाँ नहीं, ये तो ऊपर वाले एग्जाम्पल पे है, हाँ ये जो है ना, ये 15,000 था, तो एम प्लस 15,000 इक्वल टू, मतलब देखो पहली बार हमने डिवाइड कर दिया और उसको इक्वल टू यूज़ करना शुरू कर दिया, बस मेमोरी में डालते जाना है हमें, बस इसका ध्यान रखना है। डन, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला इसका कैसे बनाओगे, आपने कहा C1 कैश फ्लो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस R इक्वल टू एम प्लस, ठीक है, अब लेके आते हैं किसको, कैश फ्लो 2, ठीक है, कैश फ्लो 2 कितनी बार इक्वल टू 2 बार, एम प्लस, फिर लेके आते हैं कैश फ्लो 3, अब कितनी बार इक्वल टू, 1 2 3 बार इक्वल टू, उसके बाद क्या कर लेना है बताओ, एम प्लस मेमोरी रिकॉल करो और क्या कर दो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट लिखो यहाँ,
इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये हमारा यूनिवर्सल फॉर्मूला है ना। वैल्यू डाल के रखोगे ना तो भूल जाओगे। ये वाला हमारा क्या है, यूनिवर्सल फॉर्मूला है। ये हमारा एनपीवी दे देगा। डन। अब देखना एग्जाम्पल नंबर 4, राइट। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है, जरा गौर करिएगा इस पे। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है, नेट इन्वेस्टमेंट इज 50 lakhs, CFAT for 3 years is 10 lakhs, 30 lakh, 20 lakhs, cost of capital is your 10%, फाइन एनपीवी। जल्दी करो, कैलकुलेटर यूज करो, पता है ना आपको कैसे करना है। तो इस बार हमारे को कितने से डिवाइड करना है, 1.10 कैलकुलेटर ट्रिक यूज करो। कैश फ्लो 1 उठाओ पहले, 10 लाख का है, 10 लाख डिवाइडेड बाय 1.10। हाँ नेगेटिव है, हाँ बिल्कुल सही, नेगेटिव है ना, आ गया ना 108940। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा नेगेटिव हो गया, राइट। तो एनपीवी इज C1/1 प्लस K1 K2। तो ये मेरा PVCIF हुआ, कैश इनफ्लो, है ना। मैं कभी PVCI लिखूंगा, कभी PVCIF लिखूंगा, माइंड मत करना। इधर क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट, ये क्या हो गया, PVCOF। सो एनपीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, राइट। अब जरा देखना क्या हो अगर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर गिवन हो। नाउ वी आर गोइंग टू द अनदर मेथड। अभी तो हमने क्या किया, सिंपल कैश फ्लो का समेशन देख लिया, है ना, वो आसान है, बट ऐसे सवाल आएंगे नहीं एग्जाम में, हल्के वाले सवाल वो पूछते नहीं है। तो हम चलते हैं डिटेल्ड पे, और जब हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का हम यूज़ करना शुरू करें, पीवीएफ का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को हम यूज़ करना शुरू करें, कहने का मतलब क्वेश्चन में दे विल गिव द टेबल, वो जितना आपको फैक्टर चाहिए वो उतना फैक्टर वो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो क्या होगा, देखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो क्या हुआ, तो जो मेरा अमाउंट है मल्टीप्लाई टू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, और हमने क्या कहा था, जो रेट होता है डिस्काउंट रेट, उसी के आधार पे हमारा क्या कैलकुलेट होता है, फैक्टर कैलकुलेट होता है, डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो अमाउंट मल्टीप्लाई टू पीवीएफ माइनस जो मेरा आउटफ्लो है ना, उसको कुछ नहीं करना, क्योंकि आउटफ्लो है ही प्रेजेंट वैल्यू पे, ये तो करंट पे है, तो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ व्हाट, कैश आउटफ्लो। तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट आप हमेशा ऐसे ही यूज करना, इसको बदलना मत। जब स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी है ना, तो पहले अपन आउटफ्लो को डाल देते हैं। देखो आउटफ्लो एंड रिलेटेड ट्रीटमेंट याद रखना। आउटफ्लो में हम क्या कहते हैं कि आउटफ्लो में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एडिशनल आइटम भी हो जो हमें ऐड करने की जरूरत पड़ जाए, जो भी है उसको शुरू में डाल दो। सारे कैश आउटफ्लो को शुरू में क्या करो, शो करो, और शो करने के बाद आपने क्या कहा, इन्वेस्टमेंट है मेरा कितने का, कुछ अमाउंट का, तो आपने क्या किया, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट दिखा दिया। ये मेरा क्या होगा, ये मेरा नेगेटिव होगा, ये मेरा आउटफ्लो हो जाएगा। उसके बाद कैश इनफ्लो आ जाओ, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर एन, जितने भी ईयर्स हैं उन सबका हमने क्या लिया, कैश फ्लो ले लिया, सबका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ले लिया, अमाउंट आ गया हमारा, टोटल कर दिया हमने। देन वी हैव व्हाट, टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू को हमने क्या किया, टोटल कर दिया। तो अभी एनपीवी कैसे निकलेगा, तो अपन क्या कहते हैं सर, एनपीवी ऐसे हो जाएगा कि यहाँ जो टोटल कैश फ्लो का यहाँ जो वैल्यू मेरे को निकल रहा है, इसमें से हम क्या करेंगे, इसको ये वाला नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, एनपीवी हो जाएगा। तो क्या करना है, स्टेटमेंट में पहले आउटफ्लो को ले लेना है, मतलब पहले 0 ईयर को, फिर 1 to n को, और फिर nth को। अच्छा, कई सारे बच्चे ऐसा करते हैं, और कई सारे सॉल्यूशन में आप ऐसा देखोगे कि वो इसको लेता ही नहीं है, सीधा 1 to n कर लिया, nth कर लिया, और लास्ट में जाके बोला कि भाई मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट इतना तो एनपीवी इतना होगा, है ना। बट एक बात हमेशा याद रखना, एफएम में फेल करने के ना बहुत कम रीज़न है, बहुत कम रीजन है। एफएम ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फेल करने के बहुत कम रीज़न है। फाइनेंस के बहुत सारे फील्ड होते हैं, एक होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक होता है फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, और एक एरिया होता है जिसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट, और एक फील्ड होता है जिसको कहते हैं पर्सनल फाइनेंस। तो देयर आर वेरियस फील्ड्स। आप जब इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस पढ़ते हैं ना, उसको कहते हैं फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, जिसमें हम मार्केट्स के बारे में पढ़ते हैं। जब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हैं ना, तो आप इसको पढ़ रहे हैं, और जब आप इन्वेस्टमेंट्स पढ़ोगे ना, तो आप सीए फाइनल में एएफएम पढ़ोगे, उसको हम कहते हैं एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो एएफएम पढ़ने के लिए सबकी नॉलेज चाहिए, बट इसकी एक पिकुलरिटी है इस सब्जेक्ट की,
बच्चे फेल क्यों करते हैं? उसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण सॉल्यूशन के साथ प्रैक्टिस करना, दूसरा कारण फॉर्मेट को इग्नोर करना। जब हम फॉर्मेट को इग्नोर करते हैं तो एग्जामिनेशन में हमारा फॉर्मेट सटीक नहीं होता, गलतियां होती हैं, क्योंकि फॉर्मेट प्रैक्टिस की चीज़ है। फॉर्मेट प्रैक्टिस की चीज़ है, और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे फॉर्मेट पे तो एग्जामिनेशन में फॉर्मेट नहीं बनाओगे। फॉर्मेट इज द पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन, हमेशा याद रखना, वो प्रेजेंटेशन का पार्ट है। अगर फॉर्मेट नहीं देंगे मार्क्स कटेगा। क्योंकि आप एक बात तो मानते हो या नहीं मेरी बात, किसी भी कैलकुलेशन को करने के लिए एफएम में हमारे को टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। हम बिना टेबल बनाए हुए हम एफएम की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। टेबल की जरूरत ही नहीं है हमें, तो क्या जरूरत है हमें स्टेटमेंट बनाने की? तो हम बोलेंगे नहीं, यही तो है, इज द पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। स्टेटमेंट बनेगा ही बनेगा जहां भी क्या हो, रिक्वायर्ड हो। इसको ध्यान में रखना है, और इसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर दो फटाफट तेजी से। देखो क्या कह रहे हैं, एनपीवी कंप्यूट करना है। एक प्रोजेक्ट है विद नेट इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 10 लाख, 10 लाख है या 1 लाख है? 1 लाख है। एंड नेट कैश फ्लो फॉर रुपीज ईयर 1 में 55,000 है, ईयर 2 में 80,000 है, ईयर 3 में 15,000 है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है। पीवीएफ एट द रेट ऑफ 10% फॉर 3 ईयर्स आर। ये लो तीनों साल के आपके पास क्या है, फैक्टर दिया हुआ है, डिस्काउंटिंग फैक्टर। तीनों साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया हुआ है, एनपीवी निकालो। कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, कैलकुलेटर पे हो जाएगा। कैलकुलेटर पे निकालो। देखो पहले साल का क्या है मेरे पास, ईयर 55,000 है ना। डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना है, 0.909। तो 55,000 मल्टीप्लाइड टू 0.909, ठीक है, ठीक है, कितना आया? मेमोरी में डालो। अब अगले स्टेप पे चलो। दूसरे ईयर में क्या है मेरे पास, 80,000 मल्टीप्लाइड टू 0.826। तीसरे साल में भी जाओ, तीनों को टोटल कर दो, माइनस कर दो 55, माइनस कर दो कितना है, 1 लाख। कितना आया? पॉजिटिव ना। ये देखो कैश आउटफ्लो 1 लाख का, और हम जानते हैं कि जो इनिशियल ईयर में हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या होता है, 1 होता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द रेट। तो ये 1 लाख ही रह गया। कैश फ्लो ईयर 1 55,000, डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, इतना आएगा। ईयर 2 में 80,000, डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करो। ईयर 3 में टोटल हमारा कितना गया, 1,27,340। ये मेरा इनफ्लो है, ये मेरा आउटफ्लो है। तो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो 27,340 पॉजिटिव। ये मेरा क्या हो गया, एनपीवी हो गया ना। दिस इज माई एनपीवी। ये डायरेक्ट सॉल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है। ये इलस्ट्रेशन होगा आई थिंक, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एनपीवी। ये हमारा पहला था। देखो कितना सिंपल है एनपीवी को कैलकुलेट करना, है ना। बहुत सिंपल है ना एनपीवी को कैलकुलेट करना। अभी तक जब तक स्पेशल केसेस नहीं डलते हैं, प्रोसेस तो बहुत सिंपल है। क्या बोलेंगे कि सर हमने इनिशियल आउटफ्लो देख लिया, फिर हमने इनफ्लो देख लिया, और इनफ्लो माइनस आउटफ्लो कर देंगे, हमें एनपीवी मिल जाएगा। डिसीजन रूल बड़ा सिंपल है। अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो सेलेक्ट होगा, और नेगेटिव है तो रिजेक्ट हो जाएगा, राइट। देन वी हैव व्हाट, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ध्यान से समझना है इसको। दिस ऑल्सो कॉल्ड एज डिजायरेबिलिटी फैक्टर, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड, ठीक है। देखना, देयर आर 2 प्रोजेक्ट्स। ध्यान से देखना इस एग्जाम्पल को। देयर आर 2 प्रोजेक्ट्स। देखो 2 प्रोजेक्ट है हमारे पास, प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी। जो कैश आउटफ्लो है प्रोजेक्ट ए का वो 1 लाख का है, और जो कैश आउटफ्लो है प्रोजेक्ट बी का वो 10 लाख का है। जो कैश इनफ्लो है प्रोजेक्ट ए का वो 2 का है, और जो बी का है वो 15,000 का है। तो एनपीवी देखो कितना आ गया। प्रोजेक्ट ए का एनपीवी कितना हो गया, 1 लाख का, एंड प्रोजेक्ट बी का एनपीवी कितना आ गया, 5 लाख का। तो जो हमारा पीआई होता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स होता है, वो होता है इनफ्लो डिवाइडेड बाय आउटफ्लो। इनफ्लो डिवाइडेड बाय आउटफ्लो, पीवीसीआईएफ डिवाइडेड बाय पीवीसीओएफ। तो प्रोजेक्ट ए का जो पीआई है मेरा वो कितना हो गया, 2, एंड प्रोजेक्ट बी का जो पीआई है मेरा वो कितना हो गया, 1.5, ठीक है। अब जरा गौर करना, इसका मतलब क्या हो रहा है। इसका मतलब अब इस एनालिसिस को देखो, अगर पीआई ज्यादा है इसका मतलब इनफ्लो ज्यादा है। अगर पीआई ज्यादा है इसका मतलब इनफ्लो ज्यादा है। अगर एनपीवी ज्यादा है
तो इसका मतलब प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लो क्या है, ज़्यादा है, और आउटफ्लो क्या होगा, कम होगा। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अगर पीआई 1 से ज़्यादा है तो क्या होगा, एक्सेप्ट, 1 से कम है तो क्या होगा, रिजेक्ट, और अगर पीआई 1 पे है तो क्या होगा, ब्रेक इवन, यानी कि इनडिफरेंट, राइट। अगर पीआई 1 पे है इसका मतलब एनपीवी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, क्योंकि पीआई 1 तभी होगा जब इनफ्लो बराबर होगा किसके, आउटफ्लो के, और अगर इनफ्लो आउटफ्लो के बराबर है इसका मतलब क्या हो गया, 0 हो गया। इन द केस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट पीआई शुड बी हायर। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में पीआई क्या होना चाहिए, हायर होना चाहिए। सो पीआई इज यूज्ड फॉर व्हाट, रैंकिंग द प्रोजेक्ट। पीआई किसके लिए यूज होता है, प्रोजेक्ट के रैंकिंग के लिए यूज होता है ना। थक गए ना, थक गए तुम लोग, है ना। पीआई किसके लिए यूज होता है, रैंकिंग के। जब वी हैव मल्टीपल प्रोजेक्ट टू डिसाइड फ्रॉम, तो आप क्या कर सकते हैं, पीआई को इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड देन वी हैव द थर्ड मेथड, थर्ड इज आईआरआर। इसको देख लो, देखो आईआरआर क्या होता है ना। अब बड़ा पॉपुलर मेथड है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, कंसंट्रेट हो जाओ सब, ध्यान देना। हम क्या कहते हैं आईआरआर को, हमने कहा कि सर दिस इज अ कंपनी, राइट, एक्स लिमिटेड की कोई कंपनी है, इसने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, प्रोजेक्ट ए, और इस प्रोजेक्ट से ये 15% का इसका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है। कितने का, 15% का। और इसने ये फंड कहीं ना कहीं से क्या किया होगा, प्रोक्योर किया होगा, तो इसका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो इसका 20% है। तो रिटर्न इसको कितना आ रहा है, 15%, और इसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है, 20%। 1000 करोड़ इसको लगाना है, राइट। तो इस केस में क्या हो जा रहा है, इन द केस ऑफ प्रोजेक्ट ए द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज हायर देन द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। इस कंपनी के पास एक दूसरा ऑप्शन भी है, सेकेंड ऑप्शन में है इसके पास प्रोजेक्ट बी। प्रोजेक्ट बी में जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है वो 22% का है, ठीक है, 22% का है। अब देखो इसका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 22% का, और इसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है, 20% का। इसका मतलब अगर पूछा जाए कि इन दोनों में से कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट होगा, तो क्या बोलेंगे, इसका प्रोजेक्ट बी क्या होगा, सेलेक्ट होगा। तो इन दैट केस आर आईआरआर विल बिकम व्हाट, 20%, 22%, कितना हो जाएगा, 22%। ये मेरा क्या होगा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो हमने क्या कहा था कंसेप्चुअली कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है जो कंपनी ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है उस प्रोजेक्ट पे उसको कितना रिटर्न आ रहा है। हमारा सिचुएशन क्या था, प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी, आईआरआर इज लेस देन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रिजेक्ट कर दिया। प्रोजेक्ट बी क्या था, आईआरआर इज ग्रेटर देन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अब नोट 1 देखना, रेट ऑफ रिटर्न जो होता है इज इक्वल टू द रिटर्न वी गेट ऑन आवर इन्वेस्टमेंट, यस और नो। रेट ऑफ रिटर्न क्या हुआ, रिटर्न वी गेट ऑन आवर इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज रेट ऑफ रिटर्न, रिटर्न वी गेट ऑन आवर इन्वेस्टमेंट। तो हमारे इन्वेस्टमेंट पे जो हमें रिटर्न मिला दैट इज आवर रेट ऑफ रिटर्न। तो हम कहते हैं कंपनी ने 1 करोड़ का पैसा लगाया प्रोजेक्ट में, तो 1 करोड़ पे जो उसको रिटर्न मिलेगा वो उसका क्या होगा, रेट ऑफ रिटर्न होगा। और याद करो हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में समझा था इस बात को कि कंपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड प्रोजेक्ट के भी कॉस्ट की हमने बात करी थी, याद है आपको। हमने क्या कहा था कि प्रोजेक्ट में जो हम फंड लगा रहे हैं तो उसके अगेंस्ट हमारे को क्या आएगा, कुछ रिटर्न आएगा, राइट। और वही हमने सीखा था कि आईआरआर इज ऑल्सो यूज्ड फॉर इनकम इन द केस ऑफ कैपिटल बस्टिंग एंड आईआरआर इज कंसीडर्ड एज अ कॉस्ट इन द केस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, याद है ना आप लोगों को। सो अपन क्या कह रहे हैं यहाँ कि द रिटर्न वी गेट ऑन आवर इन्वेस्टमेंट, राइट। सो दिस इज इजी बट देयर आर सर्टेन डेविएशन। देखना, मिस्टर ए जो है 50,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट करता है 4 साल के लिए 8% के इंटरेस्ट में। कितना डिपॉजिट किया, 50,000, कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, कितने परसेंट पे, 8% पे। तो बताओ फ्यूचर वैल्यू क्या हो गया, पीवी मल्टीप्लाइड टू 1 + r टू द पावर n। पीवी कितना है, 50,000, कितने का रेट मिल रहा है, 8% का, तो 1 + 0.8 to the power 4।
ठीक है, 50,000 मल्टीप्लाई टू 1.08 टू द पावर 4। आपको ट्रिक याद है ना, पावर वाला याद है ना? तो हमने क्या किया, 1.08 मल्टीप्लाई किया और 3 बार क्या कर देंगे, इक्वल टू कर देंगे। 50,000 मल्टीप्लाई टू 1.3604, फ्यूचर वैल्यू कितना आ गया, 68020। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा फ्यूचर वैल्यू हो गया। ठीक है, अब देखो सेकंड एग्जांपल लो। अगर 50,000 का इन्वेस्टमेंट है, कैश इनफ्लो 68020 है, ये रहा आपका फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, आईआरआर क्या होगा 4 साल में? सो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई टू 1 प्लस आर, ये अपना है ना आईआरआर। तो क्या होगा आईआरआर, देखो आईआरआर क्या होगा, हेंस प्रूव्ड। इस केस में तो क्लियरली हमारे को दिखाई दे रहा है ना, देखो कितने परसेंट पे किया था हमने, 8% पे। 8% पे किया तो हमें पता चला कि मेरा फ्यूचर वैल्यू इतना होगा। अब मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू है, और मेरे पास अगर प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू दोनों है तो मैं आर निकाल सकता हूँ, और मेरे पास एन भी है। और जब हमने आर निकाला तो क्या हो गया, आई आर आर इज इक्वल टू आर। जो मेरा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो क्या हो गया, हमारे रेट के बराबर हो गया। नोट 2 पे आओ, देखो आई आर आर, द रेट ऑफ रिटर्न एट विच एनपीवी बिकम्स 0 मीन्स पीवीसीआई इक्वल्स टू पीवीसीओ। ये होता है ना आईआरआर। आईआरआर वो रेट ऑफ रिटर्न है, आईआरआर वो रेट ऑफ रिटर्न है जिसपे मेरा एनपीवी क्या हो जाए, 0 हो जाए। आईआरआर वो रेट ऑफ रिटर्न है जिसपे हमारा एनपीवी क्या हो जाए, 0 हो जाए। क्या करते थे, एक पॉजिटिव एनपीवी लेते थे, एक निगेटिव लेते थे, इंटरपोलेशन करते थे और 0 निकाल देते थे। इस 0 पे जो रेट होता था यही हमारा रेट क्या बन जाता है, आईआरआर बन जाता है। सो व्हाट वी आर सेइंग हियर इज, सो पीवीसीआई इक्वल्स टू पीवीसीओ, or internal rate of return for an investment proposal is the discount rate that equates present value of cash flow with the cash outflow। इसी को बोलने का दूसरा तरीका, इसी को बोलने का दूसरा तरीका, वो डिस्काउंट रेट जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो को किसके बराबर कर दे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो को बराबर कर दे। तो हम कहते हैं अगेन सर एनपीवी विल बी 0, एनपीवी विल बी 0। सो PVCI इज इक्वल टू PVCO, NPV इज इक्वल टू PVCI माइनस PVCO। NPV क्या होता है, 0 होता है, उस रेट को अपन क्या कहते हैं, IRR कहते हैं। हाउ टू कैलकुलेट इट, कैलकुलेशन ऑफ IRR। देखो अगर यूनिफॉर्म कैश फ्लो हो तो एन्युटी का केस हुआ, अगर यूनिफॉर्म कैश फ्लो हुआ तो क्या हुआ, एन्युटी का केस हुआ। एन्युटी का केस हुआ तो कौन सा डिस्काउंट फैक्टर लगाओगे, एन्युटी डिस्काउंट फैक्टर लगाओगे। तो टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू कैश इनफ्लो मल्टीप्लाइड टू एन्युटी डिस्काउंट फैक्टर। टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू कैश इनफ्लो मल्टीप्लाइड टू एन्युटी डिस्काउंट फैक्टर। एन्युटी डिस्काउंट फैक्टर इज इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट अपन कैश इनफ्लो। आपको याद है इसमें हम रेफर करते हैं किसको, एन्युटी टेबल को। तो हमने क्या किया, पहले क्या निकाल दिया, पहले स्टेप में एन्युटी डिस्काउंट फैक्टर निकाला। पहले स्टेप में क्या निकाला, एन्युटी डिस्काउंट फैक्टर निकाला। कैसे निकाला, टोटल इन्वेस्टमेंट से कैश इनफ्लो को, और टोटल इन्वेस्टमेंट को कैश इनफ्लो से हमने क्या करना होता है, डिवाइड कर देना होता है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू कैश इनफ्लो मल्टीप्लाइड टू एन्युटी डिस्काउंट फैक्टर। फिर से सोचो, यूनिफॉर्म कैश फ्लो के केस में अगर यूनिफॉर्म कैश फ्लो है तो क्या होगा, एन्युटी है, और एन्युटी है तो कौन सा डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज करेंगे, एन्युटी डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज करेंगे। तो जो मेरा कैश इनफ्लो है उसको हम एन्युटी डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, कैश इनफ्लो का इज इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट कैश आउटफ्लो। तो कैश इनफ्लो विल बी इज इक्वल टू कैश आउटफ्लो एट IRR। यस और नो। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, एन्युटी डिस्काउंट फैक्टर। एन्युटी डिस्काउंट फैक्टर इज इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो। आ गया लॉजिक यहाँ तक। अब हमारे को एन्युटी जैसे ही हमने निकाल लिया ना, एन्युटी डिस्काउंट फैक्टर, वी हैव टू लुक इट इनटू व्हाट, PVFA टेबल। हमें टेबल को रेफर करना है, बट हमने क्या कहा था, यू वॉन्ट फाइंड इट, सो यू विल हैव टू गो फॉर व्हाट, ट्रायल एरर मेथड। तो ट्रायल एरर मेथड से हम क्या कर सकते हैं, इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। इंटरपोलेशन फार्मूला को हमें यूज करना होगा। इंटरपोलेशन का मतलब क्या था, 2 डेटा पॉइंट होता है अगर हमारे पास, तो हम इंटरपोलेट करके बीच का इंटरमीडिएट डेटा पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं।
राइट देखो ए लिमिटेड इज इवेल्युएटिंग अ प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग एन आउटले ऑफ 10 lakhs राइट रिजल्टिंग इन एन एनुअल कैश इनफ्लो ऑफ 2,50,000 फॉर 6 years। क्या है एनईटी है, कितने का फ्लो है 2,50,000 का फ्लो है। एज्यूम सैलवेज वैल्यू इज 0, डिटरमिन द IRR ऑफ द प्रोजेक्ट, डिटरमिन द IRR ऑफ द प्रोजेक्ट। तो हम क्या कहते हैं सर, ये तो सबसे सिंपल तरीका है कि किसको यूज कर लें, पेबैक पीरियड को ना, किसको यूज कर लें, पेबैक पीरियड को कर सकते हैं ना। देखो कितने का आउटले है मेरा 10 लाख का, एक साल में कितना आ रहा है 2.5 लाख आ रहा है, तो कितने साल में मेरा कवर हो जाएगा 4 साल में। तो टोटल इन्वेस्टमेंट इज 10 lakhs, एनुअल रिटर्न इज 2,50,000, सो पेबैक पीरियड इज 4। 4 किसके बीच में आता है, जब आप टेबल देखोगे तो यू विल फाइंड दैट, पीवीएफ टेबल में आपको उसको देखना है, जब आप टेबल देखोगे तो यू विल फाइंड दैट इट लाइज बिटवीन 12% एंड 30%। 12 30 पे क्या कर लो, इंटरपोलेशन कर लो, 12 और 13 पे क्या करो, इंटरपोलेशन करो। यू नो हाउ टू डू द इंटरपोलेशन, जानते हैं ना हम अच्छी तरह जानते हैं हाउ टू डू द इंटरपोलेशन, बट वी विल स्टॉप हियर टुडे। ध्यान रखिए हाँ, उसमें तो देखो इसको कहते हैं डर्टी पावर, डर्टी पावर कहते हैं। जब पावर जब उल्टा पुल्टा हो ना, लंबा पावर हो 25 डाल दे टू द पावर 25, 2-3 रहता तो दिमाग ही कैलकुलेट कर लेता है, हमें तो कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं होती। जब पावर थोड़ा सा डिस्टर्ब करने वाला हो तो उसको कहते हैं डर्टी पावर। तो करना क्या है कि हमें करना क्या है कि जो बेस नंबर होता है, बेस नंबर उठाया 12 टाइम्स क्या किया, अंडर रूट को प्रेस किया। हाँ कुछ भी है, कुछ भी है। अब क्या होता है, जैसे 2√x है तो इसको हम क्या कहते हैं x टू द पावर 1/2। समझ में आ रहा है। तो अगर और इसकी जरूरत होगी आपको किसमें, गॉर्डन्स मॉडल में, खास करके जब आप ग्रोथ रेट कैलकुलेट करते हैं। तो अब आगे जाके तो और भी ज़्यादा इस्तेमाल होना है। तो 2√x इज इक्वल टू x पावर 1/2। हमें क्या करना होता है कि ये बेस नंबर है मेरा, तो हमने क्या किया, x रूट को 12 बार प्रेस किया, 12 टाइम्स x रूट को 12 बार प्रेस किया। x रूट को 12 बार प्रेस करने के बाद आपको क्या कर देना है, -1 कर देना है। ठीक है, इसको -1 करने के बाद आपका जो पावर है ना उससे मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई विथ पावर। पावर लिख देता हूं मैं, जो भी पावर था, यहाँ क्या था 1/2 था ना, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, या n था ना तो n से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी है वटेवर, इससे मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने के बाद 1 क्या करो, ऐड कर दो, कर दिया ऐड। उसके बाद इनटू इक्वल टू 12 बार, यू विल गेट योर आंसर।